एक ऐसी दुनिया में जो हम जानते हैं उससे अलग है। एक अवतार पुरुष, लिंग और मानव जाति का बनाया जाता है। एक बहुत ही विशेष काम एक पुजारी का करने के अलावा इस खिलाड़ी का नाम रयू है, जो अब से फ्योह में अपनी जिंदगी शुरू करेगा। अवतार बनाने के कुछ सेकंड बाद लड़का एक शहर में टेलीपोर्ट हो जाता है और जगह की विशालता से वास्तव में उत्साहित हो जाता है। उस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, जब इस लड़के को जन्मदिन के उपहार के रूप में खेल फ्योह मिला था। इसके बावजूद शिंजू रयू उपहार स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले से ही हाई स्कूल में था। लेकिन उसके दोस्तों चियोहारा तायू और चियोहारा आयु ने स्पष्ट कर दिया कि वे यह केवल इसलिए कर रहे थे ताकि वे साथ में खेल सकें। फ्यो एक फैंटेसी युग का खेल है और इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीआर एमएमओआरपी में से एक है। रयू अपनी ओर से सोचता था कि यह बस उन सामान्य मध्ययुगीन आरपीजी में से एक होगा। हालांकि उस जगह की विवरणों की संख्या वास्तव में पागलपन भरी है, जैसे कि वह किसी अलग दुनिया में पहुंच गया हो। जबकि लड़का प्रभावित है, लड़की को यह मजेदार लगता है कि वह ऐसी चीज पर इतना उत्साहित हो जाता है। और जब नायक को एहसास होता है तो वह उसकी दोस्त आयु और उसका साथी तायू होते हैं, जो वहां कोडनेम आइंस, सैफायर और अपोलो का उपयोग करते हैं। हालांकि खेलों में कोई भी अपने असली नाम का उपयोग नहीं करता। रयू उन अजीब लोगों में से एक था जो ऐसा करता था। किसी भी स्थिति में अपोलो कहता है कि वह खेल की बुनियादी बातें सिखाएगा और लड़की कहती है कि उनका दोस्त अन्य खिलाड़ियों से सीखेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से नायक माफी मांगता है, क्योंकि वह अकेले खेलने के लिए दृढ़ है। अंत में अपोलो लड़के की दूसरों के साथ सहयोग करने में कठिनाई को भूल गया था, क्योंकि अतीत में उसने 3 पैर की दौड़ खेलने से भी इनकार कर दिया था। इस प्रकार दोस्त कहते हैं कि वे किसी भी समय मदद करेंगे और जब रयू चीजों के आदी हो जाएंगे तो वे फिर से मिल सकते हैं। विदाई के बाद चरित्र के नियंत्रणों से परिचित होने के अलावा नायक को लगता है कि शहर के चारों ओर थोड़ी सैर करना अच्छा रहेगा। हालांकि अचानक वह एक अजीब घर के पास से गुजरता है जो डरावनी आवाज करता है। इसलिए इसका सामना करते हुए नायक सोचता है कि यह ट्यूटोरियल से संबंधित एक घटना है, और चूंकि आवाज दुकान के अंदर से आ रही है, वह अंदर जाने लगता है, विनम्रता से अनुमति मांगते हुए, जब तक कि वह एक मेज पर उल्टा लेटे हुए एक राक्षस जैसा कुछ नहीं देख लेता। वह व्यक्ति, जो एक लड़की है, इससे गहराई से आहत होती है और समझाती है कि वह सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उसे कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। रयू के लिए यह महिला अजीब है, लेकिन शायद यह कहानी की प्रगति के लिए एक आवश्यक ट्यूटोरियल है। इसलिए एक करिश्माई मुस्कान के साथ वह कहता है कि वह एक पुजारी है और जो भी उसे परेशान कर रहा है उसमें मदद करने की पेशकश करता है। फिर लड़की मानती है कि रयू काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई दुकान में इतना समय रुका है। हालांकि स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हुए भी नायक केवल इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि यह किसी प्रकार का कहानी दृश्य है। फिर भी यह न जानते हुए लड़की पूछती है कि क्या वह एक अनुरोध कर सकती है, और इसी तरह सच्ची कहानी शुरू होती है। हालांकि वह ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती थी। लड़की के पास कुछ सामग्री थी, इसलिए उसे शिकार के लिए लड़के की जरूरत थी। और जाहिर है, क्योंकि इसमें शुष्क जंगल के शुरुआती क्षेत्र में राक्षस शामिल थे, उसे उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। ये इस दुनिया में रयू की पहली खोज है और यह उसकी पहली लड़ाई भी होगी। ज्यादा इंतजार किए बिना काले भेड़ियों का एक समूह दिखाई देता है। आवश्यक सामग्री सभी से एकत्र की जा सकती है, जो वास्तविकता के काफी समान है। इस मामले में नायक आगे बढ़ता है, इस विचार से उत्साहित कि लड़ाइयां भी समान रूप से मजेदार होनी चाहिए। अप्रत्याशित रूप से एक शुरुआत करने वाले के रूप में भी लड़का भेड़ियों को अपमानित करने में सफल होता है, नुकसान को कुछ भी नहीं मानते हुए। थोड़ी देर बाद तक नायक पराजित राक्षसों के ढेर पर बैठकर अपने पुरस्कारों की जांच करता है। अब तक लड़के ने लगभग 30 से 40 को हरा दिया है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो बाद में उसकी ओर दौड़े थे, और उसने अधिकांश सामग्री इकट्ठा कर ली है। लेकिन काला भेड़िया दांत, जो कि दुर्लभ भी नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस वजह से रयू को लगता है कि उसने कुछ भ्रमित कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि समस्या क्या है। हालांकि कुछ ही सेकंड में एक विचार चीजों को स्पष्ट करने के लिए आता है। अब तक लड़का राक्षसों को उनके सिर पर निशाना लगाकर उन्हें जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर रहा था। इसलिए यह संभव है कि हर बार जब वह उन्हें हराता है तो दांत नष्ट हो रहा है, जो फिर से वास्तविक दुनिया के बहुत समान है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक और भेड़िया लड़के पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन इस बार वह बचता है और राक्षस पर रियर नेकेड चोक लगाता है। वे अपनी बाहों से तब तक दबाता है जब तक कि भेड़िए की स्वास्थ्य पट्टी 0 तक नहीं पहुंच जाती, जिससे सिस्टम पुरस्कार सक्रिय हो जाते हैं। और सौभाग्य से इस बार सिद्धांत साबित हो जाता है, क्योंकि लड़के को अंततः वह वस्तु मिल जाती है जिसकी उसे आवश्यकता थी। रयू को निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि राक्षसों को हराने का तरीका भी वास्तविक होगा। इसलिए अब जब उसे सही तरीका पता चल गया है तो लड़का उत्साहित हो जाता है, ये जानकर कि राक्षसों के पास अब कोई मौका नहीं होगा। दूर से कुछ लोग डरने लगते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी सभी राक्षसों को हटा रहा है वह एक पुजारी है, और सिद्धांत रूप में एक पुजारी आमतौर पर अन्य खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए पीछे रहता है। यही कारण है कि इतने सारे राक्षसों के बीच नायक की छवि एक सच्चे बरसर्क की तरह डरावनी है। काफी लड़ाई के बाद नायक को मार्शल आर्ट्स कौशल प्राप्त होता है। आवश्यक मात्रा में सामग्री प्राप्त करने के बाद भी उसे इतना मजा आया कि उसने 2 घंटे और शिकार जारी रखा, जिससे उसका स्तर बढ़ गया। इसलिए अब वह मानता है कि उसे शहर लौटकर सामग्री की दुकान पर जाना चाहिए। हालांकि अचानक रयू अपने घुटनों पर गिर जाता है और अब अपने अवतार को हिला नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका संतृप्ति स्तर न्यूनतम सीमा तक पहुंच गया है, क्योंकि उसने अब तक कुछ नहीं खाया, जो काफी असुविधाजनक है। लेकिन लड़का इसमें अकेला नहीं है, क्योंकि अचानक एक लड़की दृश्य में आती है और नायक की जटिल स्थिति को देखकर वह पास आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। शुरुआत में नायक सोचता है कि यह लड़की कौन है, हालांकि वह जल्द ही उसे सूचित करता है कि उसका अवतार अचानक चलना बंद कर दिया और उसकी संतुष्टि स्तर समस्या लगती है। अगर ऐसा है तो लड़की मानती है कि वह मदद कर सकती है और जल्दी से अपने बैग में कुछ खोजने लगती है, जब तक कि वह उसे भूख मिटाने के लिए एक चावल का गोला नहीं दे देती। नायक के लिए लड़की द्वारा उसे ओनिगिरी से बचाना लगभग एक परी के आशीर्वाद जैसा है। इस लड़की का नाम
और उसका मुख्य काम उत्पादन है। जब वह कुछ बनाती है जैसे चावल की गेंद तो उसे अनुभव मिलता है जो काफी सुविधाजनक है। रयू अपनी ओर से भूखे व्यक्ति की तरह खाने लगता है तो लड़की हंसती है और कहती है कि उसके पास और भी बहुत कुछ है अगर उसे चाहिए, जो नायक को प्रभावित करता है क्योंकि सुंदर होने के अलावा एशेज एक सच्ची देवी की तरह दयालु है। किसी भी स्थिति में बाद में उसकी तृप्ति का स्तर वापस आ जाता है और रयू उसे भोजन के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि अगर वे वहां रुका होता तो उसे राक्षस पकड़ लेते। इसके अलावा नायक झुककर कहता है कि वह इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहता है। एशेज बदले में कहने की कोशिश करती है कि मुआवजा आवश्यक नहीं है, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है। इसीलिए हालांकि यह थोड़ा असहज है, वह एक अनुरोध करने का निर्णय लेती है। वो जो चाहती है वो उसके खाद्य सामग्री की पूर्णता दर की जांच करने का एक तरीका है। संक्षेप में ये वास्तव में एक स्वाद परीक्षण है। ये ऐसा है जैसे अन्य खिलाड़ियों को उसके द्वारा बनाए गए भोजन को आजमाने देना ताकि मूल्यांकन प्राप्त हो सके। यदि उसे खिलाड़ियों से अच्छी रेटिंग मिलती है तो वह अनुभव अंक प्राप्त कर सकती है। ये नायक को तुरंत दिखाई देता है क्योंकि सिस्टम एक विंडो खोलता है ताकि पहले के भोजन का मूल्यांकन किया जा सके। सच कहें तो एशेज ने भी ये खेल अभी शुरू किया है और किसी दोस्त से मदद नहीं मांग पाई, इसलिए वह कहती है कि अगर ये बहुत परेशानी भरा है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो भी ठीक है। हालांकि नायक कहता है कि उसे मना करने का कोई मौका नहीं है और मुस्कुराते हुए उसे अपना दोस्त पंजीकृत करने के लिए कहता है, यह गारंटी देते हुए कि वह हमेशा मूल्यांकन में मदद करेगा जैसे वह अभी लड़की की खुशी के लिए ओनिगिरी के साथ कर रहा है। इस प्रकार नायक का दैनिक गेमिंग सत्र अंततः समाप्त होता है। वास्तविकता में लौटने के तुरंत बाद उसके दोस्त चिल्लाते हैं, कहते हैं कि शुरुआती शहर में कोई ट्यूटोरियल क्वेस्ट नहीं है। इसे नजरअंदाज करते हुए नायक कहता है कि उसने एक बहुत अच्छे व्यक्ति से भी मुलाकात की। हालांकि अब वह समझ सकता है कि उसके दोस्तों का क्या मतलब था कि कोई ट्यूटोरियल क्वेस्ट नहीं है। आखिर में उसे भी लगा कि यह एक शुरुआती खोज के लिए बहुत ज्यादा था। फिर आओ अपनी राय देते हुए दृढ़ता से मानती है कि यह शायद एक छुपी हुई खोज है जिससे सभी बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तायू इसके विपरीत उत्साहित हो जाता है क्योंकि अगर ऐसा है तो यह कुछ अद्भुत होगा। छुपी हुई खोजों को केवल वही लोग चुनौती दे सकते हैं जो उन्हें सबसे पहले ढूंढते हैं और उसी व्यक्ति को एक कस्टम आइटम प्राप्त करना होता है। और अब जब नायक इसके बारे में सोचता है तो दुकानदार ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। आवश्यक संख्या में वस्तुएं इकट्ठा करने के बाद नायक दुकान पर वापस आया और वहां लड़की ने उसे बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि अब उन सभी सामग्रियों के साथ वह चीजों को बदल सकती थी। इसके साथ ही नायक की पहली खोज सफलतापूर्वक पूरी हो गई जिससे वह बहुत खुश हुआ। हालांकि अचानक ये कहते हुए कि पहले की जरूरतें सिर्फ उसकी दुकान को फिर से पटरी पर लाने के लिए थीं, लड़की ने सुझाव दिया कि वह और अधिक इकट्ठा कर सकता है ताकि वह रयू के लिए एक व्यक्तिगत कौशल पुस्तक बना सके। और क्योंकि उसका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था, नायक ने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। चूंकि उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था, रयू अब समझ पाया कि इसका क्या मतलब था। इसलिए तायू कहता है कि ये एक साइड क्वेस्ट है और पहले दिन ही ऐसा कुछ खोजने के लिए हीरो की बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन एक बार फिर वह भूल गया कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ करते हैं जो हीरो की तरह व्यक्तिगत होता है तो क्या होता है। इसलिए तायू लड़के की अभिव्यक्ति से थोड़ा चौंक गया, लेकिन आओ को इसकी आदत थी क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो वह हमेशा करता है जब वह किसी खेल का आनंद लेता है। बाद में पहले से ही खेल की काल्पनिक दुनिया में वापस दुकानदार के लिए आवश्यक अगली सामग्री गॉब्लिन्स का शिकार करके प्राप्त की जाएगी। लेकिन सिर्फ गॉब्लिन्स नहीं बल्कि हॉबगॉब्लिन्स और उनमें से सबसे मजबूत गॉब्लिन जनरल भी। जाहिर है नायक इन सभी सामग्रियों को राक्षसों को हराकर प्राप्त कर सकेगा और सिर्फ इसी वजह से सेना का सामना करते हुए भी वह उन्हें एक साथ शिकार करने के लिए उत्साहित हो जाता है। पहले ही एक गोब्लिन के चेहरे पर बिना किसी दया के किक मारते हुए उसके बाद एक होब गोब्लिन पर सटीक वार किया। अंत में मध्यवर्ती गोब्लिन स्तर तक के राक्षसों को हराने के बाद नायक जनरल के सामने खड़ा होता है और बिना सोचे समझे वह आगे बढ़ता है इस विश्वास के साथ कि वह आसानी से राक्षस को हरा देगा। कुछ समय बाद एशेज मुसीबत में लगती है क्योंकि एक आदमी आता है और उसे डराता है और जैसे ही वह देखता है कि उसकी दोस्त कितनी असहज है, हीरो गुस्से से कांप उठता है। वही आदमी उसके साथ कहीं जाने की जिद करता है लेकिन लड़की स्पष्ट रूप से नहीं चाहती। फिर भी वो आदमी और भी बुरा साबित होता है जब वह उसे छूने की कोशिश करता है, जब तक कि आखिरी क्षण में उसका हाथ पकड़ लिया जाता है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार है नायक जो उस परेशानी को कहता है कि वह उसकी दोस्त को असहज करना बंद करे। जाहिर है एक तरह का गुंडा होने के नाते वह आदमी नायक को पकड़ता है ताकि उसका सामना कर सके। फिर इसे मजाकिया पाते हुए नायक उस आदमी से शांत होने के लिए कहता है और एक डरावने चेहरे के साथ कहता है कि वे एक शांतिपूर्ण समझौते पर आ सकते हैं, जिससे वह परेशान व्यक्ति पूरी तरह से डर जाता है और बिना पीछे देखे भाग जाता है। इस पर लड़की पूछती है कि नायक ने क्या किया, लेकिन रयू यह बहाना देता है कि उसने उसे बस किसी सभ्य आदमी की तरह मनाया। वैसे भी एशेज नायक को बुलाती है और खुद को व्यक्त करने में बहुत खराब होने के कारण उसे एक दिव्य अभिव्यक्ति के साथ धन्यवाद देती है। रयू की दयालुता की प्रशंसा करती है और उसका दिल धड़कने लगता है। लेकिन रयू भी इन चीजों में बहुत अच्छा नहीं है, जिससे वह भाग जाता है ये बहाना देते हुए कि उसे एक कौशल पुस्तक लेने जाना है। और इस तरह एशेज गली में अकेली रह जाती है, ये मानते हुए कि नायक वास्तव में बहुत व्यस्त है। थोड़ा दूर जाने के बाद नायक को एहसास होता है कि अगर वह वहां और रुकता तो उसे कुछ अजीब महसूस होता, क्योंकि एशेज उसमें जो जागृत करती है वह डरावना है। किसी भी स्थिति में अब वास्तव में उसका व्यक्तिगत आइटम लेने का समय है। दुकान में प्रवेश करते ही दुकानदार तुरंत एक प्रभावशाली जादुई अनुष्ठान शुरू करता है और जब आइटम बनता है तो नायक इसके अद्भुत प्रभावों को देखकर चकित हो जाता है। अचानक प्रभाव कौशल पुस्तक में लिखे जाने लगते हैं, जब तक कि अंततः दुकानदार अपने नवीनतम आविष्कार को बड़ी मेहनत से पूरा नहीं कर लेती, जो है विश्वास की शक्ति की पुस्तक। और यह इस दुनिया में एकमात्र कौशल पुस्तक है जो केवल नायक की है। इस प्रकार नायक ईमानदारी से उसे इनाम के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसे अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने का मौका मिला। इसके साथ नायक किताब की शक्ति को मैदान के राक्षसों पर आजमाने के लिए निकलता है और वहाँ वह सोचता है कि वहाँ किस प्रकार के राक्षस रहते हैं।
कुछ मजबूत लोगों की तलाश में। लेकिन नायक को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई पहले से ही उसे अभिवादन करने आ चुका है, और वह कोई है जंगल का एक विशाल सेंटीपीड राक्षस। और डरने के बजाय नायक एक योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की उम्मीद में आगे बढ़ता है। अप्रत्याशित रूप से इस बार उसका आत्मविश्वास जीत की गारंटी नहीं देता, क्योंकि उसकी आश्चर्य की बात यह है कि उसके हमले ज्यादा असर नहीं करते। भेड़िए और गोब्लिन पहले ही मुक्के से भारी नुकसान झेल चुके थे, लेकिन यह सेंटीपीड तो हिला भी नहीं। इस कारण से राक्षस नायक पर हमले शुरू कर देता है, और थोड़ी देर तक बचने के बाद वह मानता है कि यह उसकी नई क्षमता का परीक्षण करने का सही समय है। बिना और समय गंवाए वह अपने हाथ जोड़ता है और सक्रियण के माध्यम से विश्वास की तलवार और विश्वास की ढाल को बुलाता है। दोनों आकाश से प्रकट होते हैं, जैसे वे अपने धारक का आनंद ले रहे दिव्य कलाकृतियां हों। हालांकि कुछ और भी तेज गति से प्रकट होने लगता है और नायक के शरीर के साथ मिल जाता है, जिससे उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। अब मन की स्थिति को इस नई शक्ति के साथ ताकत और रक्षा में बदल दिया गया है। पुजारी वर्ग आमतौर पर मानसिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन अब हमारा नायक पूरी तरह से विपरीत है। एक रक्षा बफ वही है जो एकल खिलाड़ी जैसे उसे चाहिए, और भले ही यह एक निम्न स्तर की कौशल है, इसे रखने से एक बड़ा अंतर होता है। इस मामले में जब उसके सामने सेंटीपीड फिर से हमला करने के लिए तैयार होता है, रयू खुद को सीधे उसका सामना करने के लिए तैयार करता है, और एक ही बार में राक्षस पूरी तरह से पराजित हो जाता है, जिससे नायक बहुत संतुष्ट होता है। कुछ समय बाद लव बार में वही युवा व्यक्ति पहले की तरह दिखाई देता है, जो स्पष्ट रूप से परेशान है, जिससे बारटेंडर उसके ऑर्डर के बारे में पूछता है। और भी अधिक छिड़कर वह आदमी अपने दुश्मन को कष्ट देने के लिए एक सजा की मांग करता है। बिना समय गंवाए वह नायक की फोटो सौंप देता है, यह इरादा रखते हुए कि वह फेओ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दे। फिर भी वह आदमी उस बारटेंडर पर भरोसा करता है, जो काम स्वीकार करता है। उसी समय वह अपनी अनोखी क्षमता को सक्रिय करता है, जिसे बॉन्ड ब्रेकर्स कहा जाता है। विशाल सेंटीपीड को हराने के तुरंत बाद नायक टिप्पणी करता है कि यह एक बहुत ही दृढ़ प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा फॉरेस्ट लॉर्ड को हराने का इनाम भी काफी मूल्यवान था। हालांकि अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। साथ ही गीज, पाकी और जाजा के नाम स्पष्ट रूप से पुकारे जाते हैं रयू के लिए, क्योंकि खेल अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगता है। ये एक महत्वपूर्ण चिंता बन जाती है। फिर भी ये उपयोगी साबित होता है, क्योंकि वह केवल शोर का उपयोग करके लोगों का पता लगा सकता है, जैसे पत्थर फेंककर। इसके बाद कोई उस प्रक्षेप्य को पकड़ लेता है, लेकिन यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से अकेला नहीं है। रयू इस पर लापरवाही से काम करने और इसे राक्षस समझने के लिए चिंतित हो जाता है। वह माफी मांगने लगता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति रयू की खतरे की जागरूकता की प्रशंसा करता है और उसे एक पुजारी के रूप में पहचानता है, जिससे रयू आश्चर्यचकित हो जाता है। जल्दी से नायक उस व्यक्ति की पहचान और उसके साथ किसी काम के बारे में पूछता है। हालांकि जवाब मिलने से पहले ही उसे लगता है कि वह पहले से ही कारण जानता है, इसलिए वह अनुमान लगाने लगता है, जो सभी गलत और लगभग मजाकिया होते हैं। पहले से ही काफी चिढ़े हुए नेता चिल्लाते हैं कि वे बॉन्ड ब्रेकर्स हैं। किसी भी स्थिति में रयू अपना संयम वापस पा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ताइयू को उनका जिक्र करते सुना था। अतीत में उन्हें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि उनसे सावधान रहें, क्योंकि वे फेओ में खिलाड़ियों को खत्म करने में विशेषज्ञता रखने वाले एक गिल्ड है। फिर भी नायक पूछता है कि वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, और यह पता चलता है कि वे ऐसी मिशनों को पूरा करने के लिए वस्तुएं प्राप्त करते हैं और लक्ष्य स्तरों और स्वीकृति शर्तों के बारे में विशेष नियमों का पालन करते हैं। जाहिर है, ताइयू के अनुसार बॉन्ड ब्रेकर्स केवल प्रसिद्ध खिलाड़ियों के खिलाफ मिशन स्वीकार करते हैं। रयू के लिए ये केवल समूह की नाराजगी को दर्शाता है, और वह खुले तौर पर उस राय को व्यक्त करता है। इससे गिल्ड नाराज हो जाती है। हालांकि नेता कुछ हद तक संयमित रहता है, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी अपमान या हार आनंद में बदल जाएगी जब वे नायक को हरा देंगे। जैसे ही दुश्मन पास आते हैं, रयू को एहसास होता है कि यह पहली बार है जब वह खेल के अंदर असली लोगों से लड़ रहा है, और कोड के आधार पर चलने वाले राक्षसों की तुलना में खिलाड़ियों की अपनी इच्छा होती है। इसलिए वह यह सोचकर उत्साहित हो जाता है कि वह उन्हें हराने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगा। जल्दी ही सदस्यों में से एक पास आता है, फोटो जैसी मुस्कान से थोड़ा अस्थिर, लेकिन यह मानते हुए कि वह आसानी से जीत जाएगा। वह विभिन्न तरीकों से हमला करना शुरू करता है, फिर भी हर बार चूक जाता है। रयू सभी हमलों से बच जाता है, सोचते हुए कि चोट लगना दर्दनाक होगा, लेकिन कहता है कि वह छूने भी नहीं देगा, भले ही वे कोशिश करे, जिससे हुड पहने लोग और भी गुस्से में आ जाते हैं। अब पूरी तरह से क्रोधित होकर उनमें से अपनी सारी जादुई शक्ति का उपयोग करके सब कुछ जलाने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसी घोषणाओं के बावजूद नायक इस स्थिति को केवल मनोरंजक पाता है। इंतजार करने के लिए कुछ नहीं बचा। नायक आगे बढ़ता है, यह जानते हुए कि वह उन्हें बिना किसी पछतावे के कुचल सकता है। जवाब में हत्यारे समन्वय करने और उसे घेरने का प्रयास करते हैं। हालांकि नायक कहता है कि यही व्यवहार उन्हें इतना अक्षम बनाता है। रयू अपने पुजारी वस्तु को बुलाता है और लड़ाई को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए गायब हो जाता है, जिससे हुड वाला उसे खोजता रह जाता है। फिर भी जब वे उसे ढूंढते हैं तो स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि एक विशाल पेड़ सभी पर गिरने लगता है, और गलत निर्णय के कारण वे उसी दिशा में भागते हैं जहां से कोई बचने का रास्ता नहीं है, और तने से कुचल जाते हैं। बहुत ही रणनीतिक रूप से नायक एक ही हमले में सभी अधीनस्थों को समाप्त कर देता है। हालांकि उनका नेता इसे एक अच्छी बात मानता है, क्योंकि वह नायक को अपने हाथों से हराना चाहता है। ऊर्जा से भरपूर वह लड़के से अपनी अंतिम बातें कहने के लिए कहता है। हालांकि लड़ाई दिखाई भी नहीं जाती, क्योंकि वह दूसरों की तुलना में अधिक अपमानजनक तरीके से हार जाता है। कोई दुश्मन न बचने पर रयू उस आदमी का सामना करने लगता है जिसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह खत्म होगा, लेकिन उसने वास्तव में उनसे अधिक की उम्मीद की थी, क्योंकि यहाँ तक कि सेंटीपीड भी अधिक मजबूत था। किसी भी स्थिति में रयू उस व्यक्ति का नाम पूछता है जिसने हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन नेता कहता है कि उनके गिल्ड का आदर्श वाक्य है कि काम को पूरा करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और फिर अचानक वह अपनी चोगे से एक चमकता हुआ गोला निकालता है, जो कुछ ही सेकंड में कई गुना अधिक चमकने लगता है, जब तक कि लड़का एक पूरी तरह से अलग जगह पर टेलीपोर्ट नहीं हो जाता। ये नहीं जानता कि वह कहाँ है, और उस जगह पर राक्षसों की संख्या नायक ने कभी देखी किसी भी चीज से अधिक है, जिससे वो और भी अधिक
शुरुआत से अधिक उलझन में बिना ज्यादा सोचे हीरो समझ जाता है कि उसे उसके स्तर से ऊपर के एक बॉस के स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया था। ये वास्तव में एक बहुत गंदी चाल है, क्योंकि लड़का बिना उनकी स्थिति विंडो देखे भी जानता है कि ताकत और संख्या कम से कम 5 स्तर अधिक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सभी छोटी जानवरों के पीछे का राक्षस है। वह है स्तर 35 स्कारलेट डेमन वुल्फ। निश्चित रूप से सबसे खतरनाक भेड़िया प्रकार का बॉस, यहां तक कि अन्य बॉस की तुलना में जिनका उसने सामना किया है। हालांकि डरने के बजाय नायक वास्तव में उत्साहित हो जाता है, इतने मजबूत राक्षसों को हराने का मौका देने के लिए हार्ट ब्रेकर्स का धन्यवाद करने के लिए तैयार। समय बर्बाद किए बिना नायक एक गोब्लिन पर अपना हथियार फेंक कर और एक बीटल राक्षस को एक किक से नष्ट करके शुरू करता है। शुरू में वह दबाव में था, लेकिन लड़का सोचता है कि यह कुछ भी नहीं है। अब तक यहाँ जानवर प्रकार के राक्षस हैं, साथ ही मानवाकार प्रकार और अंत में बॉस से पहले कीट प्रकार के। ये राक्षस वही प्रकार के हैं जिन्हें वह पहले ही हरा चुका है, और भले ही वे अधिक शक्तिशाली हैं, तरीका वही लगता है। राक्षसों के हमलों से बचते हुए नायक उनके कमजोर बिंदुओं पर सटीक प्रहार करने के लिए अवसरों का लाभ उठा सकता है। इसलिए जानवर थोड़े निराशाजनक साबित होते हैं। उनके उच्च स्तर के बावजूद कोई बड़ी समस्या नहीं होती। अंत में असली समस्या उस जगह के जादुई चक्र है। उन सभी कमजोर राक्षसों को हराने के बाद भी उनकी संख्या बढ़ती रहती है, जिससे बॉस तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इसके अलावा जम्हाई लेते हुए ये स्पष्ट है कि बॉस भी थोड़ा ऊब चुका है। इसलिए गुस्से से कांपते हुए नायक उन चक्रों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। एक बार फिर अपने हथियारों को बुलाते हुए, ये सोचते हुए कि अगर उनके दोस्त पता चल गया तो वे डर सकते हैं, रेयू ये तथ्य छुपाने का निर्णय लेते हैं कि उनके पास दूसरा राजदंड है, और जल्द ही उनके सामने आने वाले सभी छोटे राक्षसों को तेजी से हराने लगते हैं। इस प्रकार वह उस जादुई चक्र के करीब पहुंचता है जो राक्षसों को उत्पन्न करता है। जब तक कि वह उसमें घुस नहीं जाता, उस परेशान करने वाली चीज को अलविदा कहने के लिए तैयार, सभी राक्षस जनरेटर को टुकड़े टुकड़े कर देता है और माध्यमिक दुश्मनों के बीच युद्ध के मैदान पर अकेला खड़ा रहता है। अपनी उपलब्धि पर बहुत गर्व करते हुए अब हमारे नायक के लिए केवल क्षेत्र के सबसे मजबूत दुश्मन का सामना करना बाकी है, जो जल्दी से नायक को खत्म करने के लिए खड़ा हो जाता है। उसका सामना करते हुए रेयू इस बात का मजाक उड़ाता है कि वह आखिरकार खड़ा हो गया, जबकि वह राक्षस से कहता है कि उसे निराश न करे, और ऐसा लगता है कि उकसावे को समझते हुए राक्षस गरजता है। एक ध्वनि कंपन उत्पन्न करता है जो जमीन को भी दरारने लगता है। नायक को अपने कानों में जो दर्द महसूस होता है वह बहुत वास्तविक है, इसलिए वह सोचता है कि डेवलपर्स पूरी तरह से बेवकूफ हैं। न किसी भी स्थिति में सुनाई देना ही एकमात्र समस्या नहीं थी, क्योंकि जब विकृति हो रही थी तो राक्षस ने नजदीकी लड़ाई के लिए हमला किया, जिससे नायक एक बड़े पत्थर से पीठ के बल टकरा गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। सारी शक्ति और गति मिलकर नायक के एचपी का लगभग 80% खो देती है, इसलिए वह उठने के लिए ठीक होने लगता है। हालांकि वह राक्षस नायक को एक पल का भी आराम देने के लिए तैयार नहीं लगता। और भले ही ये सिर्फ एक खेल है, रेयू को बॉस की धमकी महसूस होती है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। फिर भी जब वह सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, हमारे नायक के चेहरे से हंसी फूट पड़ती है, क्योंकि ये वास्तव में पहली बार है जब वह इस खेल को खेलते हुए इतना रोमांचित महसूस करता है। इस प्रकार जल्दी से पुजारी के हथियार बुलाए जाते हैं और हर संभव गुण के प्रकार के जादू के माध्यम से मंत्र मुग्ध किए जाते हैं, जिससे नायक के आंकड़े एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ जाते हैं। उसके शरीर में शक्ति उमड़ रही है और अब इस छोटे पिल्ले को खत्म करने का समय आ गया है। असली दुनिया में कहीं लोग टिप्पणी करते हैं कि लंबे समय से प्रतीक्षित तारीख आज है। विशेष रूप से तायू उल्लेख करता है कि आज रात क्रिम्सन मून नाइट है और आओ से पूछता है कि क्या उसने कभी भाग लिया है। जवाब में लड़की कहती है हाँ, लेकिन उससे 15 स्तर ऊपर के 100 से अधिक राक्षसों का सामना करना असंभव हो जाता है। उसके लिए केवल एक पागल ही खुद को ऐसी मुसीबत में डाल सकता है, और तेयू के लिए यही नायक का मामला है। हालांकि लड़की को लगता है कि यह उसके लिए भी बहुत ज्यादा है, और किसी भी तरह तेयू का ध्यान बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसने आइसक्रीम स्टिक से एक पुरस्कार जीता है। खेल में वापस जब नायक का हथियार भेड़िए के पंजों से टकराता है तो ऊर्जा की एक लहर निकलती है, और पहले वार के तुरंत बाद वे दोनों पीछे हट जाते हैं। उसका सामना करते हुए रेयू उस राक्षस के हमलों में भरी शक्ति की मात्रा से प्रभावित है, और लड़के के सामने लड़ाई में भेड़िए द्वारा दिखाई गई धमकी और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा की तरह कमजोरियों का फायदा उठाना इस बार असंभव होगा। हालांकि पहले राक्षस जिन्हें उसने फियो में हराया था वास्तव में भेड़िए थे, और बड़ी संख्या में होने के बावजूद नायक ने उन्हें मुस्कान के साथ हरा दिया। इस प्रकार आशा फिर से लौटती है। रेयू को यकीन है कि वही बड़े वाले पर भी लागू होगा। एक बार फिर दोनों आमने सामने खड़े हैं, प्रतिद्वंद्वी के पहले कदम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही भेड़िया हमला करने वाला होता है वह गुर्राता है, और उस विशाल ध्वनि से आकाश में कई जादुई पोर्टल्स प्रकट होने लगते हैं, जिससे नायक पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। और उन जादुई चक्रों से हमारे नायक के लिए नई समस्याएं प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यह जादुई प्रोजेक्टाइल्स की बारिश है, कुछ ऐसा जो भेड़िया अब तक नहीं कर पाया था। किसी भी स्थिति में नायक बच निकलता है, यह मानते हुए कि अगर वे उसे नहीं लगते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जैसे ही वह यह कहता है, एक प्रोजेक्टाइल उसे लग जाता है, जिससे काफी नुकसान होता है। अंत में जादुई शॉट सिर्फ एक लंबी दूरी के पूंछ हमले के लिए एक छलावा थे, और अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए रक्षात्मक मुद्रा में रहते हुए भी उसकी अधिकतम एचपी का 20% चला गया है। इसके अलावा एक पुजारी होने के बावजूद नायक अपनी सारी मना केवल उपचार के लिए खर्च नहीं करना चाहता। आगे के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भेड़िए को बढ़त है, इसलिए अगर उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाया गया तो ये काम नहीं करेगा। एक बार फिर नायक अपनी राजदंड को बुलाता है और उच्च गति से राक्षस को कुचलने के लिए दौड़ता है, भेड़िए के दाहिने पंजे को निशाना बनाते हुए, जो किसी तरह से सही स्थिति में है। स्वाभाविक रूप से जादुई शॉट की बारिश का प्रभाव अन्य जीवों पर भी पड़ना चाहिए, इसलिए रणनीति न।
अब भेड़िए के नीचे जाना है ताकि इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह नायक लंबी दूरी के हमलों का लाभ हटा देता है और पूंछ की सीमा को भी कम कर देता है। इस स्थिति में इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमला करने का एकमात्र तरीका इसके पंजों में से एक होगा। जैसे ही दायां पंजा उठता है, पीछे का बायां पैर राक्षस का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु बन जाता है। इस प्रकार पहला सफल प्रहार हमारे नायक द्वारा किया जाता है। इसके साथ राक्षस अब अपने पंजों का उपयोग नहीं कर सकता और भले ही वह कूदकर दूर चला जाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर क्योंकि इस लाभ के साथ नायक कई और हमले करने का अवसर लेता है और इस तरह भेड़िए का एक सहारा देने वाला पैर चोटों के कारण पूरी तरह से बेकार हो जाता है और उसकी योजना काम कर रही है। अब केवल अंतिम हमले से राक्षस को खत्म करना बाकी है। इस तरह नायक की आभा हर कोने में बहती है जबकि उसका दुश्मन अंततः हार के करीब पहुंचता है। अब जानवर के कुल एचपी का 10% से भी कम बचा है, इसलिए रय्यू जबरदस्त लालच के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि उसी समय राक्षस के माथे पर अर्धचंद्रमा एक सच्चे सूरज की तरह चमकने लगता है जो सब कुछ रोशन कर देता है। और जैसे ही नायक का आत्मविश्वास डगमगाता है, युद्ध के मैदान पर एक नया प्राणी प्रकट होता है जो पहले वाले से भी अधिक शक्तिशाली है। ये स्कारलेट डेमन वुल्फ बॉस का दूसरा रूप है। इस नए विकास के साथ राक्षस का आकार लगभग 2 गुना हो जाता है, इसलिए हमारा नायक अपनी सारी पहले की शान निगल लेता है। इस समय जो दायां पैर नष्ट हो गया था वह पूरी तरह से ठीक हो गया है और इस बार पंजे भी और अधिक शक्तिशाली लगते हैं। लेकिन केवल इसका रूप ही नहीं बदला, इसके आंकड़े और क्षमताएं भी बदल गईं। हमला करने से पहले भेड़िया जमीन पर झुकता है और डरावने तरीके से लहराने लगता है। जब तक कि वह अपने शरीर को एक स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके उछलता है और नायक को काटने में सफल हो जाता है, उसके शरीर का एक टुकड़ा फाड़ देता है। ये सब हमारे नायक के लिए बहुत अलग है। अपने शरीर से दूर एक हाथ देखना अविश्वसनीय सदमे का कारण बनता है। इतनी गति के साथ सीधा प्रभाव चकमा देने के बावजूद नायक का एचपी नुकसान अवास्तविक है। बिना 2 बार सोचे रय्यू जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ता है, जबकि अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग खुद को ठीक करने के लिए करता है। वह महसूस कर सकता है कि उसका मना स्तर कम है, लेकिन पहले उसे दूरी बनानी होगी ताकि वह पुनर्मूल्यांकन कर सके, कुछ ऐसा जो राक्षस इतनी आसानी से नहीं करने देगा। अब थोड़ी दूर पर राक्षस अचानक किसी कारण से पीछा करना बंद कर देता है। रय्यू सोचता है कि अगर यह जादुई शॉट्स की बारिश है तो वे उसे नहीं लगेंगे। हालांकि अचानक राक्षस के मुंह से एक ऊर्जा चमकने लगती है जिससे हमारे नायक को तुरंत समझ में आ जाता है कि क्या आने वाला है और उसके मुंह से एक विशाल ऊर्जा विस्फोट निकलता है जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देता है। पीछे केवल घना धुआं और जमीन पर विनाश का निशान छोड़ता है। इन सभी विभिन्न क्षमताओं ने पहले ही नायक को निराश और सबसे बढ़कर बहुत चिढ़ा दिया था। इस रात लड़का इस खेल को बुरा और अव्यवहारिक मानने लगता है, लेकिन इस तरह की स्थिति को हल करना मजेदार हो सकता है। दोनों पहले ही अपनी सीमाओं पर हैं। जबकि नायक अपनी सेहत नहीं सुधार सकता, राक्षस बड़े आंदोलनों का उपयोग कर सकता है। हालांकि नायक के पास मना नहीं है और वह गंभीर रूप से घायल है, जबकि जानवर ऐसा नहीं है। किसी भी स्थिति में रय्यू का मानना है कि इस समय केवल एक जुआ ही किया जा सकता है। लड़ाई से पहले स्कारलेट डेमन वुल्फ बहुत विश्लेषण करता है और यही बात नायक के लिए भी सही है। लेकिन अब जब उसके पास पहले से ही एक योजना है, रय्यू अपने छोटे पिल्ले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। उन डरावनी क्षमताओं के करीब जाना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन एक नया मौका बनाना आवश्यक है। ठीक उसी समय हमारे नायक के लिए एक अवसर आखिरकार प्रकट होता है, क्योंकि राक्षस एक और लंबी दूरी के हमले की तैयारी करने लगता है। ये मुंह से निकलने वाली ऊर्जा की धमाका है जो इसके सामने की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लेकिन उन बढ़े हुए आंकड़ों के बावजूद ये हमला निश्चित रूप से बहुत सारा मना खपत करता है और चूंकि ये एक अंतिम चाल है, इसे बाद में ठीक होने में कुछ समय लगना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि अब जो आवश्यक है वह है इस हमले को सहन करना और अपनी अंतिम चाल से जवाब देना। समस्या यह है कि चाहे रय्यू इस हमले से बचता है या नहीं, अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो वह फिर भी एक रास्ता खोज सकता है। बिना किसी देरी के राक्षस अपना हमला शुरू करता है जो तेज गति से आता है। फिर विश्वास की ढाल के साथ जो रक्षा को बढ़ाती है, नायक उस पर एक और सुधार लागू करता है और इस प्रकार एक उत्साही चिल्लाहट के साथ वह अपनी पुनर्जनन क्षमता को सक्रिय करता है। अवश्य ही राक्षस का प्रहार नायक को लगता है और स्कारलेट डेमन वुल्फ धूल के बैठने का इंतजार करता है। हालांकि उसे संकेत के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अचानक धुएं से कुछ उभरता है जो खुद को हमारे नायक के रूप में प्रकट करता है। रय्यू जीवित रहने के लिए अपनी उच्चतम स्तर की उपहास दिखाता है। उसने अपनी रक्षा के आंकड़े शील्ड ऑफ फेथ से बढ़ाए और इसे एक रक्षा वृद्धि के साथ जोड़ा, जबकि पुनर्जनन का उपयोग करके ठीक हुआ। यह अंतिम क्षमता प्रति सेकंड एचपी का एक छोटा हिस्सा बहाल करती है, जिससे हमले को सहन करना और कम से कम नुकसान के साथ उसे सहना आवश्यक हो जाता है। इसलिए रय्यू चिल्लाता है कि असली पुजारी ऐसे लड़ते हैं। समय बर्बाद किए बिना लड़का पहले एनहांसमेंट बूस्टर का उपयोग करता है और फिर विस्फोटक शक्ति का, और इसके साथ ही उसका अंतिम हमला चार्ज हो चुका है और दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार है। फिर प्रहार अंततः होता है और इस उन्नत हमले के साथ नायक अंततः स्कारलेट डेमन वुल्फ को समाप्त करने में सफल होता है। पूरी तरह से पराजय के साथ एक सिस्टम संदेश प्रकट होता है जो उसे बधाई देता है और निश्चित रूप से नायक के गुण बढ़ जाते हैं। साथ ही 3 लाख सिक्कों का बोनस और स्कारलेट वुल्फ के दांत और पंजे भी मिलते हैं। अंत में तलवार ऑफ फेथ और शील्ड ऑफ फेथ के कौशल स्तर भी बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे नायक को बहुत खुशी होती है। आखिरकार उसके लिए इतनी धनराशि होना ही सच्ची खुशी है। हालांकि नायक इस पल का आनंद अकेले नहीं ले रहा था, क्योंकि एक पेड़ के पीछे से एक व्यक्ति ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और जाहिर है कि वह बहुत उत्साहित हो गया, क्योंकि उसने एक दिलचस्प घटना को कैद कर लिया था। सैकड़ों सोने के सिक्के आकाश से गिरते हुए देखकर नायक को इन अद्भुत पुरस्कारों से डर लगने लगता है। इसके अलावा जो उसे यकीन है कि दिल तोड़ने वाले इसे बहुत पछताएंगे। नायक अन्य पुरस्कारों में भी रुचि रखता है, लेकिन चूंकि वह थका हुआ है, वह आज के लिए लॉग ऑन ऑफ करेगा और वास्तविक दुनिया में लौटेगा। बाद में अपने घर पर नायक के दोस्त जोड़ देते हैं
कि वह जल्दी जाग जाए, जिससे नायक अचानक जाग जाता है, फिर भी ये नहीं समझ पाता कि ये किस बारे में है। रयू ने नाश्ते के बारे में पूछा, लेकिन ताईयू चिल्लाया कि वे उसे ऐसी बात के लिए परेशान नहीं करेंगे। वास्तव में वे उस उपलब्धि के बारे में बहुत उत्साहित थे जो नायक ने हासिल की थी, जिसे वह स्पष्ट रूप से अभी भी नहीं समझ पाया था। कुछ मिनट बाद खेल की दुनिया में वापस जैसे ही नायक लॉबी में आता है, वह एक पूरी तरह से अलग माहौल देखता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हो रहा है। जल्दी से एशेज हमेशा की तरह मीठे भाव के साथ अपने दोस्त का स्वागत करने आती है। फिर रयू कहता है कि वह किसी परिचित को देखकर खुश है, लेकिन पूछता है कि सबके साथ क्या हो रहा है। बेहद उत्साहित लड़की कहती है कि यह कल की वीडियो की वजह से है जिसमें हीरो अद्भुत था, और चूंकि उसने वीडियो देखा भी नहीं है, लड़की अब उसे दिखाने का फैसला करती है। वीडियो में ये दिखाता है कि हीरो छोटे कुत्ते का मजाक उड़ा रहा है, जो उसकी हैरानी के लिए प्रकट होता है। फिर एशेज बताती है कि किसी रिपोर्टर की नौकरी वाले व्यक्ति ने उस दृश्य को रिकॉर्ड किया, जिससे ये एक लोकप्रिय विषय बन गया। इस तरह हीरो को आखिरकार समझ में आता है कि उसके दोस्त सुबह में इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहे थे। खुश होने के बजाय रयू को यह सब बहुत शर्मनाक लगता है, क्योंकि इससे उसकी निजता का उल्लंघन हुआ। लेकिन दूसरी ओर एशेज को यह बहुत अच्छा लगा कि लड़का कई लड़ाइयों के बाद भी लड़ता रहा, और उससे भी बढ़कर उसका मतलब था कि रयू अद्भुत था, हीरो की गहरी भावनाओं तक पहुंच रहा था। वैसे जब नायक उसकी प्यारी अभिव्यक्ति के बारे में सोच रहा है, लड़की पूछती है कि क्या उसे दूसरे शहर डुआल साथ जाने में कोई आपत्ति होगी। अब जब इसका जिक्र हुआ है, नायक अभी तक वहां नहीं गया है और पूछता है क्यों। फिर थोड़ी शर्मिंदा होकर एशेज जवाब देती है कि वो अपने आंकड़े बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन रास्ते में राक्षसों को लेकर चिंतित है, और लड़की के साथ कुछ समय बिताने का मौका ही वह था जो नायक चाहता था। इसलिए बिना 2 बार सोचे ये तय हुआ कि वे अगले दिन निकलेंगे। एक बार फिर से खेल से लॉग आउट करके अपने घर पर हमारा नायक असामान्य उत्साह के साथ रात का खाना तैयार करता है। इसी वजह से ताईयू पूछता है कि वह इतने अच्छे मूड में क्यों है, क्योंकि नायक आमतौर पर आरक्षित रहता है। हालांकि उस लड़के के विपरीत जो दिलचस्पी रखता था, गुस्से में आओ ने एक प्लेट तोड़ दी, जिसने सोचा कि रयू किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उस स्थिति में ताईयू पूछता है कि क्या वह वास्तव में फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन हीरो को नहीं लगता कि ऐसा है। इसके अलावा वह वास्तव में नहीं समझता कि आओ इतना गुस्सा क्यों था। वे विषय बदलते हुए ताईयू ने फिर लड़के से कम एक बात समझने को कहा। सच्चाई यह है कि फियो को जन्मदिन का उपहार देने का विचार आओ का था, और वह बहुत खुश थी ये सोचकर कि वे साथ खेलेंगे। तो नायक समझता है कि खेल देने के बाद भी वह अब तक अकेली क्यों रही है, और उसी समय वह चीजों को ठीक करने का एक तरीका भी सोचता है। खेल में वापस एक बर्फीला तीर एक चट्टान पर चलाया जाता है जो आधे में टूट जाती है। यह आओ की शक्ति है जो कहती है कि यह उसके सुधार के प्रयासों का परिणाम है। पहले नायक ने मदद मांगी क्योंकि उसे एक जादू की किताब इनाम के रूप में मिली थी, लेकिन उस स्तर तक पहुंचना कठिन होगा, खासकर क्योंकि अपने पिछले प्रशिक्षण के दौरान वह केवल एक जादुई शॉट ही कर पाया था। इस मामले में आओ पूछती है कि क्या उसके लिए उस लड़की से सीखने की कोशिश करना बेहतर नहीं होगा, जिससे उनके बीच एक चुप्पी बन जाती है। और इसे ठीक करने के लिए हीरो कहता है कि वह उसे अपनी जादुई कौशल की किताब उपहार में देगा। जाहिर है दोनों इस बारे में बहस करने लगते हैं, क्योंकि भले ही वह इसे वास्तव में चाहती है, ये बहुत मेहनत से कमाया गया था, लेकिन नायक कहता है कि वह जादू के बजाय शारीरिक हमलों का उपयोग करना पसंद करता है, और चूंकि वह खेल का वास्तव में आनंद ले रहा है, वह उपहार के लिए धन्यवाद के रूप में उसे किताब देना चाहता है। इस तरह जो कुछ हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सोचने के बाद आओ बहुत शर्मिंदा हो जाती है, और चूंकि तकनीकी रूप से कोई और विकल्प नहीं है, वह इसे खुशी खुशी स्वीकार करने का निर्णय लेती है। इस तरह अपने दोस्त को खुश करने का मिशन हीरो के दिमाग में पूरा हो जाता है, इसलिए वह कहता है कि वह अब जा रहा है, लेकिन बाद में वापस आकर खेलता रहेगा। अंत में वह इसलिए चला गया क्योंकि आओ उसके लिए बहुत प्यारी थी, जिससे वह ठीक से बात नहीं कर सका। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद यह स्पष्ट हो गया कि लड़की भी रयू के बारे में ऐसा ही महसूस कर रही थी। अगले दिन शहर की केंद्रीय घड़ी के सामने नायक को बेचैनी से अपने पैर थपथपाते हुए देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैठक के समय दोपहर 2 बजे तक अभी भी 30 मिनट बाकी हैं, और केवल 1 मिनट बीतने के बाद वह फिर से देखता है कि कितना समय बचा है, क्योंकि आज वह दिन है जब वह ऐश का एस्कॉर्ट बनेगा और वे दोनों अकेले चलेंगे, कुछ ऐसा जो पहले से ही नायक के दिमाग को भटका रहा है। वैसे भी केवल 30 सेकंड और बीते हैं, और लोगों को डराने के बावजूद वह खुद को यकीन दिलाता है कि वह नर्वस नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से खिलाड़ी ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते। तभी अचानक दूर से कोई हमारे नायक को पुकारता है। ये ऐश है जो दौड़ते हुए पूछती है कि क्या वह देर से आई है। जाहिर है नायक जवाब देता है नहीं, क्योंकि सच में वह बहुत जल्दी आ गया था। फिर पहले से ज्यादा शर्मिंदा होकर वह जवाब देती है कि वह अब आई क्योंकि वह इस मुलाकात को लेकर उत्साहित थी, और वह प्यारा अंदाज मूल रूप से नायक की स्थिरता को तोड़ देता है। फिर भी ये जानते हुए कि उसे अपनी समझदारी बनाए रखनी है, वह पूछता है कि क्या उन्हें अब डुआल के लिए निकलना चाहिए, और चूंकि यही एशेज चाहती है, रयू अपनी स्थिरता बनाए रखने के विचार को छोड़ देता है। कुछ समय बाद दोनों एक नीचे जंगल में जाते हैं, और एशेज उस पल का वास्तव में आनंद लेती है, यहाँ तक कि एक एस्कॉर्ट लाने का पछतावा भी करती है। हालांकि नायक चेतावनी देता है कि चूंकि घास बहुत ऊंची है, वहाँ नीचे राक्षस छिपे हो सकते हैं, जिससे वह घबरा जाती है। आखिर में नायक सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन यह भी झूठ नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि राक्षस स्तर के अंतर के कारण हमला नहीं कर रहे थे, और रयू सच में आज का समय आनंदित करना चाहता है, इसलिए वह सोचता है कि इन चीजों को अलग रखना बेहतर है। वैसे लड़की पूछती है कि पिछले युद्ध से नायक को किस तरह के इनाम मिले, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन था, और जवाब में नायक कहना शुरू करता है कि ये कई चीजें थी, लेकिन अचानक कुछ पास आने लगता है, क्योंकि यह एक प्यारे खरगोश की तरह दिखता है। एशेज बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन जल्द ही राक्षस का असली रूप सामने आ जाता है। एशेज ने वास्तव में सुना था कि इस जगह का बॉस एक विशाल खरगोश था, और चूंकि बॉस हमारे नायक से नहीं डरता, वह सोचता है कि यह एक अच्छा अवसर है, खासकर क्योंकि वह इसे उन पुरस्कारों का उपयोग करके हराएगा जो उसे मिले थे जबकि लड़की इंतजार कर रही है। ज्यादा इंतजार किए बिना नायक अपने नए हथियार को बुलाता है, जिसे स्कारलेट वॉर्मस डिसेक्टम कहा जाता है। इसके अच्छे गुणों में से एक यह है कि इसकी रोशनी
इसके आकार के बावजूद यह हमले की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है और केवल इतना ही नहीं, अधीनता से प्राप्त शीर्षक भी सक्रिय हो गया है। शीर्षक के साथ वर्ग के पास एक छोटी सी हंसी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह शारीरिक हमलों के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इन नई शक्तियों के साथ नायक को अब शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। अपने आप में बहुत भरा हुआ राक्षस पहले हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही नायक बचता है वह नीचे से पलटवार करता है, जिससे राक्षस अपनी पीठ पर गिर जाता है। नायक उसके ऊपर कूदता है और अपनी पूरी ताकत से एक घातक प्रहार करता है। इस प्रकार विशाल सफेद खरगोश पराजित हो जाता है और लड़की की रूह की प्रशंसा केवल बढ़ती है। उसके लिए यह अद्भुत है कि उसने पल भर में राक्षस को हरा दिया, लेकिन नायक समझाता है कि यह लाल भेड़िए की तुलना में आसान था। फिर भी रू कहता है कि उसके पास और चीजें हैं जिन्हें वह परखना चाहता है, और समझाने के लिए वे अपनी स्थिति विंडो दिखाता है जहां एक समन सर्वेंट जादू है, जो स्पष्ट रूप से दोनों को यह जानने के लिए बहुत उत्सुक बनाता है कि यह क्या है। एशेस सोचता है कि यह किस प्रकार का जादू है, क्योंकि यह एक समन किया हुआ राक्षस लगता है। चूंकि वे बुलाए गए जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, रू को लगता है कि एक बड़ा और मजबूत जानवर बहुत अच्छा होगा, और एशेस को लगता है कि एक बहुत सुंदर आत्मा होना अच्छा हो सकता है जिसमें ताकत के अलावा करिश्मा भी हो। अंत में दोनों विकल्प बहुत दिलचस्प हैं, जैसे एक सच्चा सपना, लेकिन फिर भी वे केवल तभी जान पाएंगे जब वे इसे बुलाएंगे। और नायक टिप्पणी करता है कि यह शर्म की बात है कि आसपास कोई दुश्मन नहीं है। वैसे भी ये कहता है कि उसे शुरू करने के लिए मना पत्थरों का उपयोग करना होगा, और चूंकि नायक के पास पहले से ही अपनी पिछली लड़ाइयों से कई हैं, वो बस सभी का एक साथ उपयोग करने का निर्णय लेता है। फिर एक प्रकार का मंत्र पढ़ा जाता है, मैं उन लोगों के लिए तरसता हूँ जो मेरे साथ चलेंगे। कैसे मैं उन लोगों के लिए तरसता हूँ जो मेरी तलवार और ढाल बनेंगे, और कैसे मैं उन लोगों के लिए तरसता हूँ जो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे पास आओ और मेरे सेवक बनो, मैं तुम्हें अपनी मना प्रदान करता हूं, तो मेरे पास आओ मेरे सेवक। ये कहते ही एक तीव्र जादुई ऊर्जा बनने लगती है, जिससे दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं। रू वास्तव में ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि किस प्रकार का जानवर बुलाया जाएगा, और अचानक उस ऊर्जा से जादू कुछ आकार लेने लगता है, जब तक कि अंततः एक समनिंग प्रकट नहीं होती। एक आधी खून की छोटी लड़की जो स्पष्ट रूप से नहीं समझती कि क्या हो रहा है। रू इतनी प्यारी चीज देखकर लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ तो सही नहीं लगता, क्योंकि जिन मना पत्थरों का उसने उपयोग किया उनके आधार पर एक मजबूत और सहनशील सेवक आना चाहिए था। हालांकि लड़की को प्यारी मानने वाला कोई और था, वह था एशेस, जिसे बाकी किसी चीज की परवाह नहीं थी। आखिरकार उस छोटी लड़की के पास बिल्ली के कान थे और वह बेहद प्यारी थी। अभी भी समझने की कोशिश करते हुए रू सोचता है कि यह शायद उसके वर्ग से संबंधित उपचार और पुनर्प्राप्ति कौशल वाली एक जानवर हो सकती है। इसके अलावा नायक को लगता है कि उसे युद्ध के दौरान नहीं बुलाना एक अच्छा निर्णय हो सकता था, लेकिन अचानक एक विशाल भालू पहाड़ से कूदता है, जिससे हमारा नायक बहुत उत्साहित हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह छोटी लड़की जो असहाय लग रही थी बिजली की तरह आगे दौड़ पड़ी। तुरंत ही रू और एशेस दोनों ने उस छोटी बच्ची को वापस आने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह खतरनाक था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही राक्षस ने हमला करने की कोशिश की, वह बिना किसी समस्या के बच जाएगी। रू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, और बार बार वह जानवर लड़की आसानी से बचती रहती है, जब तक कि वह भालू के एक हाथ को पकड़कर उसे मरोड़कर निष्क्रिय नहीं कर देती। अवश्य ही दोनों खिलाड़ियों के विचार उस लड़की के बारे में बदलने लगते हैं, और यह देखकर कि वह उस राक्षस को कितनी बुरी तरह से हराती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह छोटी लड़की उनकी सोच से कहीं अधिक अद्भुत है। कुछ सरल प्रहारों से ही राक्षस पराजित हो जाता है और उसका कोई निशान नहीं बचता, जिससे रू थोड़ा डर जाता है। तो जब वह अपना काम खत्म करती है, लड़की काफी आत्मविश्वास से भरी लगती है, और क्योंकि वह एक पिल्ले की तरह गर्वित है, नायक उसे इनाम के रूप में थपथपाता है। वैसे एशेस ये बताता है कि सेवक का अभी तक कोई नाम नहीं है, और यह सुनकर नायक एक नाम सोचने लगता है, जब तक कि वह अंततः यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि आई एम अच्छा होगा, जो सौभाग्य से उस छोटी लड़की को भी पसंद आता है। इस वजह से दोनों खिलाड़ी भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही नायक अपनी असली व्यक्तित्व दिखाने लगता है और भी अधिक उत्साहित हो जाता है, क्योंकि अपने नए सेवक के साथ उसकी युद्ध क्षमताएं एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगी। कुछ समय बाद, अभी भी उसी जंगल में जब पक्षी शांति से चहचहा रहे थे, एक विशाल भालू राक्षस सब कुछ नष्ट करते हुए आ गया, और उसके ठीक पीछे हमारा नायक अपने नए सेवक के साथ जंगल के हर राक्षस को मार रहा था। एशेस अपनी तरफ से खुश है कि दोनों इतने सक्षम हैं, लेकिन यह भी पूछती है कि क्या जंगल को पूरी तरह से नष्ट करना वास्तव में आवश्यक है। थोड़ी शर्मिंदा होकर रू माफी मांगती है कि वह बहुत आगे बढ़ गई, और अब जब आयम लड़ाई के लिए तैयार है, वे आगे बढ़ सकते हैं। तो समूह चलता रहता है जब तक कि एशेस कुछ दिलचस्प नहीं देखती, क्योंकि वे अंततः दूसरे शहर पहुंच गए। ये प्रसिद्ध शहर डूविल है, और लोहारों के काम करने से लेकर हथियार बेचने वाले व्यापारियों तक सब कुछ देखकर नायक को यह सब अद्भुत लगता है, क्योंकि यह कारीगरों का शहर प्रतीत होता है। एशेस सहमत है, लेकिन यह भी चेतावनी देते हैं कि उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गैर कारीगरों के बारे में अफवाहें हैं, और इसे दर्शाने के लिए कोई व्यक्ति प्रकट होता है, एक लड़की को दूर फेंकते हुए। जल्दी से एक अजनबी व्यक्ति पूछता है कि पुजारी को उसकी छड़ी के बारे में क्या लगता है, एक लंबी और उबाऊ कहानी सुनाते हुए। फिर वह नायक को वस्तु 30% छूट पर देने की पेशकश करता है, लेकिन इससे पहले एक और व्यक्ति ध्यान आकर्षित करने के लिए आता है, और भले ही वह केवल एक छोटा स्पीडो पहने हुए है, यह आदमी अपने उत्पाद का प्रचार करता है, दावा करता है कि यह दूसरे से बेहतर है। इस प्रकार गंजा आदमी, नकली रिकार्डो मिलोस और एक अन्य घुसपैठिया बिक्री करने के लिए बहस करने लगते हैं। इसलिए एशेस ये समझाकर अपनी बात समाप्त करती है कि जब कोई गैर निर्माता शहर में आता है तो ऐसी चीजें होती हैं। फिर भी वह पूछती है कि क्या लड़के को कुछ दिलचस्प मिला, लेकिन फिलहाल वह सबसे ज्यादा भागना चाहता है। कुछ समय बाद तीनों आखिरकार परेशान करने वाले विक्रेताओं से छुटकारा पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एशेस खुश रहती है कि वे नायक की वजह से बिना किसी परेशानी के वहां पहुंच गए, और इस बारे में नायक श्रेय लेने से इनकार करता है, क्योंकि उसे भी उसके साथ यात्रा करने में बहुत मजा आया, जब तक कि एक झटका उसके दिमाग में नहीं लगता। हमारा नायक बस एशेस के साथ अनौपचारिक रूप से बातें कर रहा था।
इसीलिए वह 1000 बार माफी मांगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़की को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि वे आखिरकार दोस्त हैं। इसलिए एशेस कहती है कि वह अब से हीरो को रयू बुलाएगी। आखिरकार सम्मान सूचक शब्दों का उपयोग करना थोड़ा अजीब हो रहा है, लेकिन इतनी प्यारी स्थिति में हमारा हीरो एक शब्द भी नहीं कह पाता। इसलिए दोनों ने एक दूसरे को नाम से बुलाने का फैसला किया, जिससे एक खास माहौल बनता है। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज सब कुछ खराब कर देती है, क्योंकि ये सभी को डरा देती है, जिससे खिलाड़ी लड़ाई की मुद्रा में आ जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से एक आवाज टिप्पणी करती है कि बिल्ली के कान उनकी भावनाओं को दर्शाते हैं, और इससे भी अधिक आयामी की प्रशंसा करती है कि वह कितनी अद्भुत है। इस प्रकार लड़की की सुंदरता से प्रभावित होकर एक व्यक्ति पूछता है कि क्या वह दोनों के समूह का हिस्सा है। लेकिन किसी भी स्थिति में एक शानदार सुनहरी रोशनी के साथ वह व्यक्ति जो खुद को नायक कहता है कि उसका मन बना हुआ है, और लड़की के परिपूर्ण रूप के कारण आयामे उसके निर्णय मीटर में 100 मिलियन अंक प्राप्त करती है। इसके अलावा वह आदमी अपने व्यक्तिगत शो के साथ बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण और स्पष्ट रूप से अजीब तरीके से अपना परिचय देता है, और वह अंत में यह स्पष्ट करना नहीं भूलता कि उसे प्यारी छोटी लड़कियां कितनी पसंद हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुति को दूसरों द्वारा उत्साह के साथ नहीं लिया गया। इसके विपरीत तीनों को यकीन था कि वे एक पागल का सामना कर रहे थे। इसलिए यह महसूस करते हुए कि उसने थोड़ी असम्मानजनक हरकत की थी, वो व्यक्ति खुद को जड़ोल के रूप में परिचित कराता है, जो कोर्ट ऑफ नाइट्स गिल्ड का नेता है। और चूंकि गिल्ड का उद्देश्य सुंदर लड़कियों की खोज में साहसिक कार्य करना है, नेता किसी इतनी परिपूर्ण को पाकर खुद को रोक नहीं पाता। वैसे भी वह पूछता है कि ऐसे किसी के साथ दोस्त बनने का रहस्य क्या है, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता, समूह पहले ही वहां से काफी दूर जा चुका था। रयू जितना चालाक है, उसने उस पागल से दूर भागने में एक पल की भी देरी नहीं की। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह अजीब व्यक्ति उन तीनों से कहीं अधिक तेज था और तुरंत प्रकट होकर समूह को घेर लिया। आखिरकार जब तक रहस्य प्रकट नहीं हो जाता, जड़ोल दुनिया के अंत तक नायक का पीछा करने के लिए दृढ़ था, जिससे रयू ने उस आदमी की क्षमताओं को स्वीकार किया, भले ही वो कितना भी घृणित था। नायक की योजना थी कि ध्यान भटकाकर उसकी दृष्टि से गायब हो जाए, लेकिन जड़ोल जल्दी से प्रकट हो गया। इसलिए नायक समझता है कि अगर वह गिल्ड लीडर को कम आंकता है तो वह हार जाएगा, और एक बार जब वह पराजित हो जाएगा तो आया में निश्चित रूप से बहुत बुरी स्थिति का सामना करेगी। एक पुरुष के रूप में रयू का कर्तव्य है कि वह ऐसा होने से रोके, ताकि वह बिना किसी अपराध बोध के खेल का आनंद ले सके। आखिरकार यहाँ तक कि एशेस भी इस आदमी से पहले ही घृणा कर रहा है और थोड़ा आक्रामक हो गया है, और अप्रत्याशित रूप से इससे गिल्ड लीडर को थोड़ा अपमानित महसूस होता है। तो नायक सोचता है कि अगर जड़ोल इतना संवेदनशील है तो उसे दूर भगाना आसान हो सकता है। हालांकि यह पागल वास्तव में लड़की द्वारा अपमानित होने का आनंद ले रहा था। फिर एशेस गुस्से में आ गई और रयू ने शांति से चीजों को सुलझाने की सारी उम्मीद खो दी। इस विकृत को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित नायक अपनी राजदंड को लड़ाई के लिए बुलाता है, और इसके जवाब में जड़ोल चेतावनी देता है कि लड़का इस तरीके का उपयोग नहीं करना चाहेगा। लेकिन लड़ाई से पहले वह अभी भी छोटी लड़की को करीब से देखने का फैसला करता है, जिससे एशेस नायक के लिए चिल्लाती है। हर चीज से बहुत गुस्से में रयू घोषणा करता है कि वह इस कीड़े को खेल से मिटा देगा। हालांकि पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश करने के बावजूद गिल्ड लीडर आसानी से बच निकलता है। इस प्रकार जड़ोल अपनी तेजी का घमंड करता है, कहते हुए कि वह ऐसे स्पष्ट हमलों से नहीं मारा जाएगा, विशेष रूप से क्योंकि जब तक उसके पास उसकी अंतिम गुप्त चाल, जिसे पेरवर्ट मैनुअस कहा जाता है, वह सब कुछ चकमा देता रहेगा। ये कहने के बाद अब पागल व्यक्ति लड़की के थोड़ा और करीब जाने की योजना पर वापस जाता है। और भी अधिक गुस्से में नायक चिल्लाता है कि जड़ोल की मांगे और भी अधिक बेतुकी होती जा रही हैं, और चूंकि नायक सहयोग करने का निर्णय नहीं लेता, शूरवीरों की अदालत का नेता अपनी पहली चाल चलने की तैयारी करता है। जड़ोल अपनी गुप्त हमला, जिसे पेरवर्टेड मैनुअर्स शैडो क्लोन्स कहा जाता है, का उपयोग करता है, गली को अपनी छवियों से भर देता है और एशेस को पूरी तरह से डरा देता है कि वे शायद एक असली अपराधी से निपट रहे हैं, जिसे जड़ोल पुष्टि करता है। उस स्थिति में रयू कहता है कि वह उस आदमी के सभी क्लोन्स को नष्ट कर देगा, इससे पहले कि वे आयामे के पास पहुंचे। हालांकि कई प्रयासों के बाद भी कोई हमला लक्ष्य पर नहीं लगता। वह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें बहुत चिढ़ाए। इसी वजह से रयू निराश होने लगता है और एशेस पहले से भी ज्यादा हताश हो जाती है। लेकिन जैसे ही पागल व्यक्ति करीब आता है, जानवर लड़की दुश्मन की उपस्थिति को महसूस कर लेती है, और जैसे ही वह अपनी योजना पूरी करने वाला होता है, अय्याम में मुड़कर आदमी के चेहरे पर एक जोरदार किक मारती है, जो उसे बेहोश करने के बावजूद वास्तव में इस विक्षिप्त व्यक्ति की सबसे बड़ी चाहत थी। ये उसके संतोष के शब्दों में देखा जा सकता था, जो वह अनजाने में बड़बड़ा रहा था। रयू अपनी ओर से प्रभावित था, क्योंकि जबकि वह जड़ोल की गति के साथ भी नहीं चल पा रहा था, उसकी सेविका ने उसे हरा दिया। इसलिए नायक के लिए यह स्पष्ट हो गया कि आयामे उसकी कमजोरियों को ढकने के लिए पैदा हुई थी, और साथ ही क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया, रयू उसे एक अच्छे सिर पर थपकी देकर पुरस्कृत करता है। वैसे भी अब वे निर्माता की दुकानों पर वापस जा सकते थे, जिससे एशेस को बहुत राहत मिली। उसके बाद जड़ोल के व्यवहार की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई और उसका खाता प्रतिबंधित कर दिया गया। कुछ समय बाद खिलाड़ी अंततः उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां एशेस जाना चाहती थी। यह फियो में सबसे बड़ा क्रिएटर का हब है, जिसे ड्यूल वर्कशॉप कहा जाता है। बिना 2 बार सोचे तीनों तुरंत अंदर जाने का निर्णय लेते हैं, और यदि संभव हो तो नायक के पास एशेस से एक अनुरोध है, जिसे वह आशा करता है कि वह स्वीकार करेगी। लेकिन उसके ठीक पीछे कोई आता है जो उसे ढूंढ रहा था, और थोड़ी देर बाद ये आदमी अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करता है कि उसने नायक को ड्यूल वर्कशॉप में देखा। बड़ी दिलचस्पी से वरिष्ठ जवाब देते हैं कि इसका मतलब है कि वह चीज इस शहर में है, और ठीक इसी वजह से बॉस मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जाकर रयू का स्वागत करना अच्छा हो सकता है। वर्कशॉप के अंदर से जबकि लोहार सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं, समूह वहां से गुजरता है, ये देखते हुए कि वे सभी कितने ध्यान केंद्रित हैं। आखिरकार ये ड्यूल की सबसे बड़ी कार्यशाला है, और हर कोई युद्ध में उपयोग के लिए उपकरण बना रहा है। रयू हमेशा जानता था कि खेल यथार्थवादी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि निर्माण प्रक्रिया भी होगी। एशेस अपनी ओर से उस समय को याद करती है
है जब उसने लड़के से अपने खाने पर प्रतिक्रिया मांगी थी, क्योंकि पास में एक खाद्य विशेषज्ञ कार्यशाला भी है और जाहिर है लड़की उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन नायक अचानक उसे अजीब तरीके से तारीफ करने लगता है और इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, उसे यह नहीं पता होता कि वह उस अनुरोध को कैसे करे जो उसकी जुबान पर है। अनुरोध यह है कि एशेज हीरो की कवच बनाए। क्योंकि उसने क्रिम्सन वुल्फ स्टोन के माध्यम से आयम प्राप्त किया, रू को विश्वास है कि उसी सामग्री से बना एक कवच भी अद्भुत होगा। हालांकि नायक को लगता है कि यह अनुरोध मूल रूप से एक स्वीकारोक्ति जैसा लगेगा, इसलिए वह इसे अजीब लगे बिना कहने का तरीका खोजने की कोशिश करता है। इस समस्या को हल करने के लिए नायक पूछता है कि क्या एशेज हथियार या कवच बनाना चाहती है, क्योंकि वह कार्यशाला में आना चाहती थी। एक सच्ची मुस्कान के साथ लड़की हाँ कहती है, क्योंकि वह अन्य खिलाड़ियों की मदद करना चाहती है। इसके अलावा अगर वह उच्च दुर्लभता सामग्री से वस्तुएं बनाती है तो स्तर बढ़ाना और भी आसान होगा। इसलिए रू इसे कार्य करने का सही अवसर मानती है और बिना 2 बार सोचे लड़की को बुलाती है। हालांकि अचानक एक शोर उसे विचलित कर देता है, जिससे वह क्षण खराब हो जाता है। इसे समझाने के लिए एक लोहार समूह को बुलाता है और कहता है कि यह हलचल अजामिना के आगमन के कारण है। यहाँ तक कि अब भी खिलाड़ी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस बारे में है, लेकिन लड़की का दल गेट पर दिखाई देता है और चूंकि गार्ड भी वहाँ हैं, लोहार चिंतित होने लगता है। दूसरी ओर हमारा नायक भ्रमित रहता है, खासकर क्योंकि यह लोगों की गश्त लगातार करीब आ रही है। पहले एक अधीनस्थ चिल्लाता है कि रू को बुलाओ, अपने बॉस के प्रति उनकी उदासीनता से बहुत नाराज होकर। एक सही नौकर की तरह वह नंबर 1 क्राफ्टिंग गिल्ड के प्रबंधक को प्रस्तुत करता है और जब वह उसके बैठने के लिए अपनी पीठ मोड़ता है तो इस सेवा समृद्ध निगम की खूबसूरत महिला, जिसे करिश्मा का स्रोत माना जाता है, को अजामिना कहा जाता है। और इस सब का सामना करते हुए रू के मन में बस यही आता है कि वह शहर में अजीब लोगों से मिलता रहता है। तो वह पूछता है कि क्या उस आदमी ने वह हास्यास्पद परिचय खुद से किया था या यह आदेशित था, जिससे स्पष्ट रूप से सभी बहुत नाराज हो जाते हैं और उन्हें उनके अपने नेता द्वारा रोका जाना पड़ता है। आखिरकार उसे नायक की साहसी व्यक्तित्व पसंद है। बिना किसी देरी के लड़की पुजारी का अभिवादन करती है, अपने अधीनस्थों के अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन केवल यही चाहता है कि उसे छोड़ दिया जाए ताकि वह जल्दी से जा सके। उस भावना को महसूस करते हुए अजमीना कहती हैं कि वे भी वहां समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तो सीधे मुद्दे पर आते हुए वह लड़के से क्रिम्सन वुल्फ से प्राप्त वस्तुएं और सामग्री मांगती है ताकि वह उसके लिए कवच बना सके, ये जानते हुए कि नायक समझता है कि कवच बनाना कितना कठिन है। अगर कोई निम्न स्तरीय कारीगर दुर्लभ वस्तुओं के साथ काम करने की कोशिश करता है तो परिणाम विनाशकारी होगा, लेकिन इस दुनिया में यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह सबसे अच्छी निर्माता है और कवच को उसकी अधिकतम क्षमता पर बना सकती है। तो नायक समझता है कि यह किस बारे में है, लेकिन कुछ ऐसा है जो अजामिना का ध्यान खींचता है, जिससे वह पूछती है कि क्या रूए ने उसके बगल में खड़े निर्माता से कवच बनाने के लिए कहा। इसलिए एशेज का विश्लेषण करते हुए वह चेतावनी देती है कि यह एक निर्णय है जिसे अच्छी तरह से सोचना चाहिए। आखिरकार निम्न स्तरीय निर्माता केवल निम्न स्तरीय वस्तुएं ही बनाते हैं और अजामिना के लिए एशेज का वहां होना भी सही नहीं है। इस सारे निर्णय के साथ नायक का साथी बहुत दुखी हो जाता है और रूए इसे स्पष्ट रूप से देखता है, उसका दर्द अपने ऊपर ले लेता है। तो अजमीना के अहंकार को तोड़ने के लिए हमारा नायक उसे एक परीक्षा के लिए चुनौती देता है और परिणामों के आधार पर यह तय होगा कि कवच कौन बनाएगा। इस परीक्षा के बारे में भले ही उसे इस तरह से जज किया जाना बहुत क्रूर लगता है, सुनहरे बालों वाली कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा वह पहले से ही खुश है कि नायक भावनाओं से प्रभावित मूर्ख नहीं है और चूंकि उसने एक परीक्षा का सुझाव दिया, अजमीना कहती है कि वह एक सच्चे विशेषज्ञ और एक नौसिखिए के बीच का अंतर देखेगा। राख अपनी ओर से खेल में नौसिखिया होने के लिए माफी मांगती है और खुद को विनम्र बनाती है, लेकिन आलोचना को कम करने के बजाय सुनहरे बालों वाली कहती है कि यह कचरे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बहाना है। आखिरकार एशेज के बैग में एक चाकू है जो एक शुरुआती ने बनाया है और भले ही उसने ऐसे 130 बनाए हों, ये A+ रेटिंग को पार नहीं करेगा। फिर एशेज पूछती है कि लड़की को यह कैसे पता है, क्योंकि उसने तो वह वस्तु दिखाई भी नहीं। और अजमीना समझाती है कि हर महान रचनाकार के पास एक कौशल होता है जिसे सौंदर्य आंखें कहा जाता है। इस मामले में लड़की कहती है कि अगर एशेज इसे समझती है तो उसे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अयोग्य लोगों को खेल छोड़ देना चाहिए और पूरे समय नायक के दोस्त को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो वह नोटिस करता है। एशेज हमेशा से अंतर्मुखी रही है, इसलिए रू का मानना है कि उसके और दोस्त नहीं है और चूंकि वह अपने तरीके से खेल का आनंद ले रही है, इसलिए अनुभवी खिलाड़ियों द्वारा उसका आकलन किया जाना समझ में आता है। रू अपनी ओर से उनकी उस भावना को समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी की खुशी को सिर्फ मजाक बनाने के लिए चुरा सकते हैं। वैसे भी अजामिना पूछती है कि किस प्रकार का परीक्षण किया जाएगा। फिर यह कहते हुए कि यह कठिन परीक्षण नहीं होगा, नायक अपनी राजदंड को बुलाता है, एक स्थायित्व प्रयोग करना चाहता है। स्वाभाविक रूप से अगर उसे बचाने के लिए बनाई गई कवच आसानी से टूट जाती है तो यह समस्या होगी, इसलिए नायक सुनहरे बालों वाली की कवच का परीक्षण करेगा और अगर यह टूट जाती है तो सामग्री के लिए मुआवजा देगा। हालांकि चूंकि यह सबसे अच्छे सामग्रियों से बना कवच है, रू को उम्मीद है कि यह नहीं टूटेगा। दूसरी ओर अजामिना को यह बिल्कुल भी जटिल नहीं लगता और जल्द ही वह अपनी आर्मर ड्रैगन आर्मर को बुलाती है, जो शिखर और प्लस रैंक पर है। एक उत्कृष्ट कवच है जो मारने पर स्थायित्व को 20% बढ़ा देता है और यहाँ तक कि एक मध्यम स्तर का बॉस भी खरोंच नहीं छोड़ सकता। इसलिए अजामिना के लिए भले ही नायक ने क्रिम्सन वुल्फ को हरा दिया हो, वह अभी भी एक नौसिखिया है। तो चूंकि उसे रूए के से हमला करने की कोशिश से कोई आपत्ति नहीं है, हमारा नायक शुरू करने का निर्णय लेता है और अप्रत्याशित रूप से केवल एक ही वार में वह कवच को टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। तुरंत ही रूए को एहसास होता है कि उसने क्या किया और एक शरारती मुस्कान के साथ टिप्पणी करता है कि जाहिर तौर पर उस कवच में कुछ खास नहीं था। इस पर अजामिना झूठ बोलती है, कहती है कि वह ढाल उसके अधीनस्थों ने बनाई थी और वह जल्द ही सुपर बील आर्मर को बुलाती है, जिसे AA के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन पहले कवच की तरह नायक इसे भी नष्ट कर देता है।
अगला एस रैंक का ऑब्सीडियन ड्रैगन आर्मर परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, लेकिन हमारा हीरो भी उस आर्मर को ऐसे उड़ा देता है जैसे वह एक खिलौना हो। अंत में एस रैंक का स्काई ड्रैगन आर्मर, जिसे शीर्ष रैंक के खिलाड़ी भी हासिल नहीं कर सकते। खैर, और भी अधिक खुशी के साथ नायक इसे भी नष्ट कर देता है, जैसे कि अन्य सभी को, जिससे रचनाकारों की गिल्ड के सभी सदस्य स्तब्ध रह जाते हैं। अंत में कोई भी कवच नहीं था, हीरो की स्थायित्व परीक्षा के लिए उपयोगी। इसलिए वह माफी मांगता है, कहता है कि वह उस निर्माण के परिणाम पर भरोसा नहीं कर सकता, और वास्तव में उसकी किसी भी मार को सहन न कर पाने के कारण अजुमिना घबरा जाती है। फिर रयू समझाता है कि उसकी प्रत्येक रचना में एक छोटी सी खामी होती है, जो तब बड़ी समस्या बन जाएगी जब कवच अपनी सीमा तक धकेला जाएगा। हालांकि एक बार जब ऐश द्वारा बनाई गई एक कवच दिखाई गई और भले ही उपकरण स्तर कम था, यह निर्दोष थी, और यही कारण है कि रयू ऐश की रचनाओं को पसंद करता है, जो अधिक विस्तृत और उसकी कवच बनाने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इस प्रकार जब ये सभी सच्चाइयां उसके सामने रखी जाती हैं, तो अजुमिना गुस्से में आकर चिल्लाते हुए चली जाती है कि वह भविष्य में एक और मौका नहीं देगी। अंततः गार्ड भी कार्यशाला छोड़ देते हैं, और अब नायक सोचने लगता है कि उसने पहले जो कहा था वह व्यावहारिक रूप से एक और स्वीकारोक्ति थी। एक बार फिर वह भावनाओं में बह गया, लेकिन एशेस ने उसे बुलाया ताकि वह यह व्यक्त कर सके कि वह इसके लिए कितनी आभारी थी। इन सब के कारण एशेस ने स्वीकार किया कि वह मानती थी कि वह अन्य खिलाड़ियों के लिए एक बोझ है, और उन शब्दों को सुनकर उसे बहुत राहत मिली। इसीलिए पहले से कहीं अधिक वह खुद को समर्पित करेगी, ताकि नायक उस पर गर्व कर सके। और रयू निश्चित रूप से यह सुनकर चरम खुशी तक पहुंच जाता है। हारने वालों की ओर वापस आते हुए एक निश्चित क्षण पर अजुमिना दौड़ना बंद कर देती है, लेकिन वह नायक से अगली मुलाकात के लिए नाराजगी बनाए रखती है। हालांकि यह तब तक रहता है जब तक कुछ उसके सामने नहीं आ जाता, जिससे उसका सारा गुस्सा डर में बदल जाता है। रचनाकारों के समूह के सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसका काम रिपोर्टर का होना चाहिए था। ये व्यक्ति ओनरा है, जिसने पहले कहा था कि उसे केवल अपने कैमरे की जरूरत है। इस पर लड़की कहती है कि यह सच है, और समझाती है कि वह केवल एक विशेष कहानी की तलाश में वहां है। चूंकि ओनरा पत्रकारिता समुदाय में बहुत प्रभावशाली है, अजुमिना डर महसूस करती है, खासकर क्योंकि रिपोर्टर वही थी जिसने क्रिम्सन वुल्फ के खिलाफ नायक का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिससे वह लोकप्रिय हो गया। इसके अलावा अफवाहें हैं कि वह प्रसिद्ध खिलाड़ियों की नेता है, इसलिए सावधानी से काम करना चाहिए। बहुत घबराई हुई अजुमिना कहती हैं कि अगर ओनरा उनका इंटरव्यू लेने आई है तो वह गलत समय पर आई है। हालांकि और स्पष्ट करती है कि वह इनमें से किसी की तलाश में नहीं थी। कहती है कि उसके साथ एक साक्षात्कार वैसे भी ज्यादा सफल नहीं होगा। सच्चाई यह है कि लड़की नायक के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रही है, क्योंकि वह उसे बहुत दिलचस्प पाती है। इसके अलावा वह आज की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए अपने कैमरे के साथ गुजर रही थी। इस प्रक्रिया में बातचीत भी कैप्चर कर रही थी। इसलिए जो हुआ उनमें से एक बात यह थी कि अजुमिना ने न केवल उसके साथ बुरा व्यवहार किया, बल्कि कार्यशाला में पूरे समूह के साथ भी। इससे हताश होकर अजुमिना भाग जाती है, कहती है कि उसे नहीं पता कि किस बारे में बात की जा रही है। लेकिन ओनरा सवाल करती है कि क्या लड़की को नहीं लगता कि अभी बातचीत करना उस जरूरी मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसे उसे हल करना है। और जैसे ही एक पैनल खुलता है, अजुमिना और भी अधिक निराश हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर शिल्प संघ के मास्टर, जिसका नाम गंडुल है, एक लाइव कॉल पर है। पत्रकार के कारण लड़की ने जो किया उसे सुनकर गंडुल काफी नाराज लगते हैं, और अजुमिना के खुद को समझाने की कोशिश के बावजूद बॉस कहते हैं कि उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना मूर्खता थी। वैसे भी पहले से ज्यादा गुस्से में वह लड़की को तुरंत गिल्ड में आने का आदेश देता है, जिससे वह डर जाती है। तो ओनरा सोचती है कि उन्हें वास्तव में हमारे हीरो के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि नायक की उपलब्धियों में कोई बाधा न आए। हमारे हीरो के पास वापस इयाम को कार्यशाला के लोहारों से एक इनाम के रूप में उपकरण और एशेज के लिए 2 तरफा मिलता है। वैसे ततायु ने नायक से कहा था कि वह उसके गिल्ड में जाए, जो तीसरे शहर में स्थित था, और रयू यात्रा करने के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन वह समझता है कि उसकी सेविका के लिए यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसका स्तर कम है। तो लंबे समय बाद एक अच्छा विचार आता है। इसे ठीक करने के लिए वे सूखे रेगिस्तान में जाएंगे। इस जगह पर राक्षसों को हराना स्तर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब पूछा गया तो आयम कहती है कि वह इसे संभाल सकती है। जल्दी से एक झुंड गोब्लिन्स का ठीक वैसे ही प्रकट होता है जैसे नायक ने शुरुआत में सामना किया था, और सब कुछ तैयार होने के साथ वह अपनी सेविका से कहता है कि उन्हें सब खत्म कर दे। उच्च गति से लड़की जल्दी से एक राक्षस को हरा देती है और दूसरों को गिराना जारी रखती है। फिर नायक को एहसास होता है कि भले ही वह उसके स्तर के बारे में चिंतित था, वह सामान्य से अधिक मजबूत थी। हालांकि अब सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी, और यह तब स्पष्ट हो गया जब एक और हमले के बाद खतरे की भावना ने लड़की को छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वहां गोब्लिन जनरल नामक राक्षस बॉस की उपस्थिति थी। ये वास्तव में कठिन है, और इसकी ताकत का मतलब है कि कोई भी हमला घातक हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या वह इसे हरा पाएगी। पहले ही वार से आयम बच निकलती है, और फिर हमारा नायक उसे पलटवार करने के लिए चिल्लाता है। लेकिन जब ऐसा होता है, अप्रत्याशित रूप से हमला राक्षस को एक हल्के स्पर्श की तरह लगता है, जिसे नायक समझ नहीं पाता। ऐसा लगता है कि लड़की राक्षस को बस छू रही है, बजाय उसे हमला करने के। तो हमारा नायक ये सब बड़ी जिज्ञासा के साथ देखता है। ये जानना चाहता है कि आयम क्या योजना बना रही है। अपनी गति का लाभ उठाते हुए लड़की राक्षस को छूती रहती है, और नायक अभी भी नहीं समझता। ऐसा लगता है कि वह मौके का इंतजार कर रही है, लेकिन छूने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा धीरे धीरे आयम थकने लगती है, इसलिए हमारा
हमारा नायक बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन वह समझता है कि वह मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह उसका प्रशिक्षण है। इसलिए रयू सिर्फ अपनी सेविका के प्रदर्शन को देखने के लिए स्थिर रहने को स्वीकार करता है, क्योंकि अंदर से वह उस पर विश्वास करता है। लड़ाई के दौरान एक पल के लिए लड़की की गति धीमी पड़ जाती है और गोब्लिन बॉस उसे मारने में सफल हो जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट लगती है और वह उड़ जाती है। रयू घबरा जाता है और उसी क्षण राक्षस अंतिम प्रहार करने की तैयारी करता है। तो जाहिर है नायक उसे बचाने के लिए अपना राजदंड बुलाता है, लेकिन फिर वह कुछ देखकर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि भले ही ऐसा लगता है कि राक्षस का पलड़ा भारी है, वह हिल नहीं सकता। और यही लड़की की योजना थी। उसने दर्जनों ऊर्जा की जंजीरों से राक्षस की हरकतों को रोकने में कामयाबी हासिल की। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि इयाम ने अपनी आकर्षण कौशल को सक्रिय किया, जो छूने पर दुश्मन की हरकत को रोक सकता है। चूंकि यह संभावना पर आधारित है, आयाम एक मौके का इंतजार कर रही थी। इस दौरान कई बार छूने के बाद और अब जब प्रतिद्वंद्वी हिल नहीं सकता तो लड़ाई का फैसला हो जाता है, क्योंकि लड़की अपनी मना पंच देने के लिए दौड़ती है, दुश्मन को पूरी तरह से तोड़ देती है और रयू के लिए कई इनाम प्रकट होते हैं। उसी दिन रात को अचानक एक तेज हवा नीची घास के बीच से बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रयू आयामे के साथ आधी रात के राक्षसों की खोज में दौड़ रहा है जो अधिक शक्तिशाली हैं। एक निश्चित क्षण में कुछ जमीन से उठने लगता है और एक के बाद एक कई ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। इस तरह नायक ये देखने के लिए उत्साहित हो जाता है कि वह किस तरह के राक्षसों का सामना करेगा, और चूंकि आयामे अधिक शक्तिशाली है इसलिए उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल रयू इन बदमाशों को हराने के लिए किसी भी चिंता को छोड़ सकता है। अपने सेवक के साथ नायक एक के बाद एक को बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर अत्यधिक उत्साहित होकर वह चिल्लाता है कि यह खेल कभी निराश नहीं करता। थोड़ी देर बाद छोटे भिक्षु को हराने के बाद सबसे बड़ा मृतक प्रकट होता है। ये मिडनाइट पास्चर का बॉस है, जिसे फैंटम नाइट कहा जाता है। नायक के व्यक्तित्व के कारण डरने के बजाय वह इस चुनौती से संतुष्ट महसूस करता है और बिना समय बर्बाद किए दोनों राक्षस पर हमला करते हैं ताकि उसे खत्म कर सकें। कुछ प्रोजेक्टाइल्स से बचते हुए आयामे राक्षस के सीने पर वार करती है और फिर दोनों मिलकर अंतिम प्रहार करते हैं, जो फैंटम नाइट को चीरते हुए कई टुकड़ों में विस्फोट कर देता है, जिससे जमीन पर केवल एक निशान रह जाता है। इस तरह रयू बहुत हंसता है, क्योंकि ऐसी प्रदर्शन के साथ उसे लगता है कि हारना असंभव है। उस पूरे राक्षसों के झुंड को हराने के बाद नायक टिप्पणी करता है कि रात में लड़ाई करना वास्तव में मजेदार है, और घास के मैदान के अंत में वे अंततः तीसरे शहर में पहुंचते हैं जिसे ट्रॉसविल कहा जाता है। सभी विवरण दिखाते हैं कि ये एक अद्भुत शहर है, जैसे एक सच्चा पर्यटन स्थल। और इसके अलावा मिलने का स्थान यह फव्वारा है, जो बहुत हद तक एक रोमन फव्वारे जैसा दिखता है। चूंकि तेव से मिलने में अभी 1 घंटा बाकी है, नायक कहता है कि वे शहर में घूमने जाएंगे, तो दोनों बहुत मजा करते हैं, खाते हैं, नाचते हैं और कुछ मूर्तियों के साथ खेलते भी हैं। हालांकि आखिरी ने लड़की की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को उभारा और उन्होंने कुछ परेशानी खड़ी कर दी। वैसे भी शहर में एक तरह का रोमन अखाड़ा भी है, और काफी चकित होकर नायक टिप्पणी करता है कि वह ऐसी जगह पर लड़ाई करना पसंद करेगा। लेकिन यही बात एक और व्यक्ति भी सोच रहा था, जो अब नायक के सामने आता है। स्वाभाविक रूप से रयू पूछता है कि यह व्यक्ति कौन है, तो वह आदमी खुद को यामाटो के रूप में परिचित कराता है, असभ्यता के लिए माफी मांगता है और यह भी कहता है कि वह रयू से मिलने आया है, जिससे नायक बहुत हंसता है। लेकिन यह उपहास की हंसी नहीं थी, यह खुशी की थी, क्योंकि वह एक दुश्मन के बजाय एक सभ्य व्यक्ति से निपट रहा था। और ओनरा के वीडियो के प्रभाव को देखते हुए लड़का नायक के दृष्टिकोण को समझ सकता है। खैर, नायक मुद्दे पर वापस आता है, पूछता है कि यामाटो उससे क्या चाहता है, और इस बारे में वह व्यक्ति तुरंत कहने के लिए उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वह जो चाहता है वह रयू के खिलाफ एक द्वंद्व है। ट्रॉसविले शहर वह जगह है जहां आप किसी अन्य खिलाड़ी को द्वंद्व के लिए चुनौती दे सकते हैं। और पिछले बयान के आधार पर नायक को लड़ाई का उतना ही आनंद आता है जितना उसे। सच कहूं तो यामाटो उस वीडियो को देखने के बाद इतना उत्साहित था कि उसने सोचा कि अगर वह नायक से लड़े तो क्या होगा। लेकिन वह यह भी स्पष्ट करता है कि यह तभी होगा जब रयू के पास कुछ खाली समय हो, जिसे नायक केवल अपने हाव भाव से पहले ही दिखा देता है कि वह स्वीकार करने वाला है। उसके लिए ये भाइयों के बीच की लड़ाई होगी, जो एक अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती को मजबूत करेगी। इसलिए रयू को ये एक शानदार विचार लगता है और यामाटो भी तुरंत शुरू करने के लिए उत्साहित हो जाता है। अखाड़े में जाते हुए दोनों एक निष्पक्ष लड़ाई के लिए एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जबकि दोनों पक्ष 20 कदम दूर जाते हैं, आयामे स्टैंड से ऊब कर देखती है। रयू वास्तव में उत्सुक है ये देखने के लिए कि उसका प्रतिद्वंद्वी किस तरह की कौशल का उपयोग करेगा, और यही बात यामाटो पर भी लागू होती है। लेकिन उसका भाव इतना दोस्ताना नहीं लगता, क्योंकि वह वास्तव में लड़के पर अपना गुस्सा निकालना चाहता है। यामाटो के दृष्टिकोण में रयू के प्रसिद्ध होने के बाद उसने एक ही समय में आओई और एशेज के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, तो वह आदमी ईर्ष्या से भड़क गया और नायक को अपना घोर शत्रु घोषित कर दिया। हालांकि उसे बेईमान तरीकों से हराने का कोई मतलब नहीं है, और यही कारण है कि यामाटो ने एक के बाद एक ईमानदारी से नायक को हराने का फैसला किया। उसके बाद ओनरा की रिपोर्ट के साथ फेओ की सभी लड़कियां इसके बारे में सुनेंगी, और यामाटो की जीत के साथ वह अंततः सबसे कूल और सबसे हैंडसम खिलाड़ी के रूप में जाना जाएगा। बिना किसी देरी के लड़ाई शुरू करने का संकेत दिया जाता है। दोनों पहले से ही तैयार हैं। फिर योद्धा अखाड़े के केंद्र की ओर दौड़ते हैं और यामाटो पहले वार करने की तैयारी करता है, और चूंकि नायक को वार धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता है, वह अपने हथियार से जवाब देने का निर्णय लेता है। लेकिन किसी कारणवश उसका वार निशाने पर नहीं लगता और यामाटो रयू के चेहरे पर वार करने में सफल हो जाता है, जो नायक के लिए आश्चर्य की बात होती है। अप्रत्याशित रूप से पीछे से हमला एक छलावा था, क्योंकि उस व्यक्ति को पता था कि नायक पलटवार की योजना बना रहा था, और उसका मजाक उड़ाते हुए यह पूछते हुए कि क्या रयू के पास बस इतना ही है, यामाटो उसे उस शक्ति को दिखाने के लिए कहता है जिसका उसने क्रिम्सन वुल्फ को हराने के लिए उपयोग किया था। अब तक नायक ने कई लोगों का सामना किया है, लेकिन यह व्यक्ति दूसरों से पूरी तरह अलग है, क्योंकि वह जीतने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर रहा है। तो नायक समझता है कि यह एक वास्तविक द्वंद्व है, और चूंकि यामाटो मजबूत है, ये एक सच्चे खिलाड़ी के खिलाफ होगा।
और अचानक दर्शक दीर्घा में कुछ नायक का ध्यान आकर्षित करता है। आया में इस डर से कांप रही है कि उसके मालिक के साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए उसकी चिंता को समझते हुए नायक अपने मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है और वह यामाटो को पुकारता है कि वह उस शक्ति के बारे में बताए जिसने बॉस को हराया था। हमारा नायक माफी मांगता है क्योंकि ऐसा कुछ असंभव होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए कि उसकी शक्ति उस समय की शक्ति से बहुत आगे निकल चुकी है। इस स्थिति में यामाटो थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन पूछता है कि नायक क्या करेगा, क्योंकि वह इसके लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा है। तो लड़का चिल्लाता है, पूछता है कि रयू कैसे फिर से बढ़त हासिल करेगा, लेकिन बोलने के बजाय नायक तेजी से आगे बढ़कर और तेज होता जाता है। फिर वह अपना दूसरा क्लब बुलाता है, यामाटो को यह स्पष्ट करते हुए कि वह भी दोहरे हथियार का उपयोग करता है। हालांकि 2 हथियारों के साथ भी यामाटो को विश्वास है कि वह पलटवार कर सकता है अगर हीरो पूर्वानुमानित तरीके से आता है, लेकिन नायक पहले से ही इस पर और उसकी गति को कम आंकने पर निर्भर था। उसने ये केवल अंतिम क्षण में प्रकट किया। उच्च गति से योद्धा के चारों ओर घूमना शुरू किया। पहले विशाल शरीर के कारण क्रिम्सन वुल्फ साथ नहीं दे सकता था, लेकिन जब खिलाड़ी की बात आती है तो यह अलग होता है, क्योंकि अब नायक अपनी गति का उपयोग दुश्मन की प्रतिक्रियाओं को भ्रमित करने के लिए कर सकता है। लेकिन इस रणनीति के बावजूद यामाटो हमले के क्षण को महसूस कर लेता है और बच निकलता है। हालांकि लड़का इस बात से बहुत डरा हुआ था कि यह कितना करीब था और रयू उसके अविश्वसनीय प्रतिक्रिया से बहुत हैरान था, इसलिए अपनी अपनी तरह से दोनों ने एक दूसरे को राक्षस समझा। द्वंद्व पर वापस आते हुए दोनों एक दूसरे पर कई बार वार करने की कोशिश करते हैं और बिना रुके यामाटो खुद को नायक के पीछे स्थित करने में सफल होता है ताकि लड़ाई को खत्म कर सके। तो इस अंतिम चाल के लिए वह ट्विन ड्रैगन के फिंग्स को सक्रिय करता है, लेकिन अचानक नायक का क्लब उसकी छाती पर फेंका जाता है, आग पकड़ लेता है और उसे सारी एकाग्रता खोने पर मजबूर कर देता है। उसका फायदा उठाते हुए अब रयू है जो पीछे जाकर अपने प्रतिद्वंद्वी को मारता है। हीरो पीछे से होने वाले हमले की भविष्यवाणी करने में सक्षम था, जैसे कि उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए यामाटो ने इसका जवाब सोचने की कोशिश की, लेकिन नायक खुद स्पष्ट करने का निर्णय लेता है, ये कहते हुए कि उसने जानबूझकर अपनी पीठ में एक खुला स्थान छोड़ा। कहने के लिए कुछ नहीं बचा। रयू अपनी अंतिम चाल एनर्जी ब्रेक की तैयारी करता है, योद्धा के ऊपर कूदते हुए। कुछ और करने के लिए नहीं बचा, वह बस अपनी हार को देखता है। जैसे ही प्रहार उसे लगता है, यामाटो के एचपी को शून्य पर लाते हुए रयू को सच्चा चैंपियन बना देता है। लड़ाई के अंत के साथ नायक टिप्पणी करता है कि यह लड़ाई बहुत थकाऊ थी। यामाटो हंसते हुए उठने लगते हैं और अपनी हार को स्वीकार करते हैं, साथ ही नायक की श्रेष्ठ ताकत को भी। इसी कारण रयू भी अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह से उनके पलटवार पर प्रतिक्रिया देने वाला पहला व्यक्ति होने के लिए मान्यता देता है। इसीलिए नायक अपना हाथ बढ़ाता है, ईमानदारी से उसे मजे के लिए धन्यवाद देता है, जिससे योद्धा बहुत हैरान हो जाता है। तो यामाटो याद करता है कि खेल वास्तव में लोगों के मजे के लिए होते हैं और सोचता है कि वह मूर्खता कर रहा था। अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होकर वह भी अपना हाथ बढ़ाता है, ये मानते हुए कि उसे नायक जैसा होना चाहिए। तभी एओ प्रकट होती है, कहती है कि वे पहले ही गिल्ड की बैठक के लिए देर कर चुके हैं, जिससे नायक माफी मांगता है। और चूंकि नायक हमेशा अलग अलग चीजों में उलझकर समय का ध्यान खो देता है, वह उसे तुरंत बुलाती है। इसके अलावा यामाटो के ठीक सामने हमारा नायक लड़की से कहता है कि उसकी बाह को गले लगाना बंद करे। फिर लड़का अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाता और चिल्लाता है कि वह एक दिन नायक को नष्ट कर देगा, जिससे रयू अपने दोस्त के रवैये से चौंक जाता है। वैसे भी यामाटो भाग जाता है, नायक को तरह तरह के नाम पुकारते हुए, निश्चित रूप से कुछ ऐसा जो रयू ने उस व्यक्ति से उम्मीद नहीं की थी, जिसे वह इतना सीधा और ईमानदार समझता था। तो आओ ने नायक को बैठक में खींच लिया, जबकि रयू उस घटना के बारे में रोना नहीं रोक सका। लेकिन लड़की को ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वह गिल्ड में अन्य दोस्त बना लेगा। हालांकि एक एकल खिलाड़ी के रूप में नायक निश्चित रूप से गिल्ड में शामिल होने के विचार को पसंद नहीं करता। बाद में ताइयू या अपोलो रयू को सभी सदस्यों से मिलवाते हैं, उनसे स्वागत करने के लिए कहते हैं। फिर नायक उन्हें अभिवादन करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन सदस्य काफी डरावने लगते हैं। रयू के लिए वहाँ कोई आपसी समझ नहीं है, क्योंकि हर कोई उसे जज कर रहा है और इसीलिए अब वह सबसे ज्यादा घर वापस जाना चाहता है। अचानक कोई व्यक्ति पहले हीरो का स्वागत करने के लिए आता है, दूसरों के स्वागत के लिए माफी मांगते हुए रोज खुद को एक जादुई तलवारबाज के रूप में परिचित कराती है। इसके साथ ही हमारा हीरो वहाँ किसी सभ्य व्यक्ति से मिलकर खुश होता है, लेकिन एक और व्यक्ति आता है उनकी बातचीत को रोकते हुए खुद को भी परिचित कराने के लिए। खुद को ग्लैडिएटर सारिया के रूप में परिचित कराते हुए वह कहती है कि हीरो से मिलकर खुशी हुई। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वे लड़ने लगे, एक दूसरे पर वहीं हमला करने की धमकी देने लगे। इस वजह से नायक इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता है कि वे परिचय के दौरान लड़ रहे हैं। दूसरी ओर ताइयू को पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए उसने परिचय समाप्त करने का निर्णय लिया। सदस्यों में कोनोहा है जो एक एक्रोबैट है और भले ही वह खोई खोई रहती है, लेकिन काफी दयालु है। अगला है हरी, एक गंभीर व्यक्ति जो हीरो के साथ एक ही कक्षा में है। उनके अलावा अब एक जादू विशेषज्ञ है जो रयू को देखकर काफी हैरान लगता है। और बाकी सदस्य हैं रेगो, प्लाकेस, साथ ही फुगाकू और खेल। और चूंकि ताइयू ने उनके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, वे सभी नाराज हो जाते हैं। वैसे अपोलो ने कहा था कि 4 लोग हैं लेकिन एक नहीं है। हालांकि इसका जवाब देने के लिए गायब सदस्य खुद घोषणा करता है कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। दीवार के सहारे खड़ा वो आदमी बाकी सदस्य है जिसका नाम रेगो है। ताइयू पूछता है कि उसका अधीनस्थ स्वीकार नहीं करने से क्या मतलब है, और बहुत स्पष्ट रूप से रेगो कहता है कि वह हीरो को गिल्ड में आमंत्रित करने के खिलाफ है। खुद को एक सवाल के साथ समझाने के लिए लड़का मास्टर के इस गिल्ड को एफआईओ में सबसे मजबूत बनाने के लक्ष्य को याद करता है। हालांकि तथ्य यह है कि रयू अभी भी स्तर 36 पर है और उसकी श्रेणी भी उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से रेगो के लिए नायक एक नौसिखिया है जो उनके बीच होने के लायक नहीं है। सारी आलोचना और चुप्पी सुनने
होने के बाद नायक एक सवाल पूछने की अनुमति मांगता है और जैसा कि अपेक्षित था वह जानना चाहता है कि उच्च स्तर की नौकरी क्या होती है, जिससे उसके दोस्त काफी शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इसे समझाया नहीं है। ये कहा जाता है कि उच्च स्तर की नौकरियां वे होती हैं जो चौथे शहर में कक्षाएं बदलने के बाद प्राप्त की जा सकती हैं और केवल तब संभव होती हैं जब स्तर 50 से ऊपर हो। जब ऐसा होता है तो क्षमताएं और मंत्र बढ़ जाते हैं जिससे मजबूत कौशल सीखे जा सकते हैं। संक्षेप में यह इस बात का प्रमाण है कि खिलाड़ी उच्च स्तर का है और गिल्ड में प्रवेश करने के लिए उन्होंने जो नियम स्थापित किया है। इसलिए रेगो यह स्पष्ट करता है कि नायक को सिर्फ इसलिए उत्साहित नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने एक बार क्रिम्सन वुल्फ को हरा दिया, खासकर क्योंकि उसके लिए यह अफवाह कि उस राक्षस को अकेले हराना बहुत कठिन है एक गलती होनी चाहिए। उस अहंकारी रवैये को और सहन न कर पाने के कारण आओ बातचीत में हस्तक्षेप करती है और उसे माफी मांगने का आदेश देती है। कहती है कि वह रयू का अपमान सहन नहीं करेगी। इस मामले में रेगो और भी अधिक उत्तेजित हो जाता है और चिल्लाता है कि वह सिर्फ इसलिए शिकायत कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि गिल्ड कमजोर हो जाए। वह यही कारण है कि चूंकि अब तक केवल तथ्य ही बताए गए हैं, लड़का पूछता है कि क्या आओ को इससे कोई समस्या है और भले ही उसकी रैंक ऊंची है वह चुप हो जाती है, ये जानते हुए कि वह उसे खारिज नहीं कर सकती। पहली बात तो यह है कि नायक को गिल्ड में शामिल होने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब तक वह सोच रहा था कि नियम के बावजूद उसे क्यों आमंत्रित किया जा रहा है। तो अनिवार्य रूप से उसे याद आया कि जब उसे खेल उपहार में मिला था तो एओ कितना उत्साहित था साथ खेलने के लिए, और इससे रियू को समझ में आता है कि वह अब अपने साथी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बातचीत में वापस हमारा नायक टिप्पणी करता है कि वह कुछ बिंदुओं पर रेगो से सहमत है, जिससे लड़का समझे जाने पर उत्साहित हो जाता है, लेकिन यह समझते हुए कि उसे सिर्फ एक उच्च गुणवत्ता वाली कक्षा की आवश्यकता है, रयू इसके लिए तैयार है और अगर ऐसा है तो सभी अन्य सदस्य सहमत हैं कि उसके शामिल होने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि रेगो टिप्पणी करता है कि ऐसा सरल काम कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर इरादा शक्ति दिखाने का है तो नायक को एक उच्च स्तरीय काम प्राप्त करना होगा और इसके लिए समय सिर्फ 1 सप्ताह है ताकि रेगो उसे स्वीकार करने पर विचार कर सके। जाहिर है इतने छोटे समय सीमा से हर कोई हैरान है क्योंकि सिर्फ स्तर 30 से 40 तक पहुंचने में 2 पूरे महीने लगते हैं। फिर भी रेगो पूछता है कि क्या नायक सहमत है, क्योंकि अगर वह अब शामिल होता है तो यह गिल्ड के मूल्य को बर्बाद कर देगा और इसके अलावा ये दावा करते हुए कि साथ रहने का कोई कारण नहीं है। लड़का कहता है कि वह चला जाएगा अगर रयू मिशन पूरा करता है। ताइयू चिल्लाता है, पहले से ही सब कुछ से तंग आ चुका है, खासकर क्योंकि उसके सहयोगी के छोड़ने का कोई कारण नहीं है। लेकिन नायक डांट को नजरअंदाज करता है और स्पष्ट रूप से कहता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह चौथे शहर में होगा जहां वह नौकरी बदलेगा, जिससे सभी चुप हो जाते हैं। लेकिन रेगो पहले से ज्यादा चिंतित हो जाता है और अब जब नायक ने एक आदमी के रूप में वादा किया है तो उसे अपने शब्द से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे ही वह गिल्ड छोड़ता है नायक काफी दृढ़ निश्चय लगता है, लेकिन केवल तब तक जब तक वह यह स्वीकार नहीं करता कि उसे स्तर कैसे बढ़ाना है ये नहीं पता। तथ्य यह है कि क्रिम्सन वुल्फ को हराने के बाद उसका स्तर ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन उसे विश्वास है कि यह मुश्किल नहीं होगा। वो बॉस एक ऐसा इवेंट है जो महीने में एक बार होता है और भले ही आप उसे हरा दें आप स्थिति को अपने पक्ष में नहीं कर पाएंगे। तो उस कठिन परिस्थिति के बीच नायक के सामने कोई प्रकट होता है कुछ सलाह देने के लिए, और अगर उसे वास्तव में इसकी जरूरत है तो यह लड़की जो खुद को प्रतिभाशाली और सुंदर बताती है कहती है कि वह मदद करेगी। हालांकि जो वह उधार देने की पेशकश करती है वह इतना व्यक्तिगत है कि उसका उल्लेख करना भी उचित नहीं है। इस मामले में नायक पूछता है कि क्या उसका मतलब मदद करना था। वैसे भी उस परिचय के दौरान उसे कुछ अजीब लगा। उस शर्मीले बोलने के तरीके के कारण हमारे नायक को यह स्पष्ट हो गया कि यह उसकी जूनियर सकाजा की माँ थी। इस मामले में बहुत शर्मिंदा होकर लड़की पूछती है कि उसका मतलब क्या है। इसके अलावा वह यह भी पूछती है कि नायक ने रेगो को उस हद तक क्यों उकसाया। वे सभी स्कूल क्लब में साथ थे, लेकिन लड़की ने सोचा कि नायक ऐसा व्यक्ति था जो उकसावे में नहीं आता। ईमानदारी से रयू समझाता है कि वह यह आओ के लिए कर रहा है क्योंकि एक बार जब उसका स्तर बढ़ जाएगा तो वे एक साथ खेल सकेंगे। लेकिन नायक की सहानुभूति से भावुक होने के बावजूद यह आसान काम नहीं होगा और भले ही वह इसे स्वीकारना नहीं चाहता, वह मानता है कि माओ कुछ बिंदुओं पर सही है। फिर भी लड़की किसी भी स्थिति में मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है और वह कहती है कि वह निश्चित रूप से नायक को उसके समस्याओं का समाधान देगी, जैसे एक सच्चा मसीहा। वास्तविक दुनिया में वापस नायक को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह कितना संघर्ष कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खेल में वह अपने चरित्र का उपयोग करके आसानी से सभी दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठा कर सकता था, लेकिन यहाँ वह है किसी के साथ एक सीमित संस्करण का पुडिंग पाने के लिए बेताब। कुछ समय बाद शहर के एक पार्क में हमारा नायक इसे हासिल कर लेता है, लेकिन वह बेहद थका हुआ है। फिर कुछ ही सेकंड में माओ प्रकट होती है, अच्छे काम की तारीफ करती है, लेकिन यह भी कहती है कि लड़का थोड़ा बीमार लग रहा है। कारण बताने के लिए रयू गुस्से में पूछता है कि वह किसे दोषी मानती है। बदले में माओ को लगता है कि यह स्पष्ट है वही लड़का था जिसने रेगो को उकसाया, और विषय बदलते हुए वह पुडिंग के बारे में पूछती है और नायक कहता है कि यह उस मदद की कीमत है जो वह देने वाली है, जिससे माओ बहुत खुश हो जाती है। बिना और इंतजार किए वह तुरंत लिमिटेड एडिशन पुडिंग खाने का फैसला करती है और पहले चम्मच पर ही उसे एहसास होता है कि यह कितना स्वादिष्ट है। कहती है कि यह उसके पूरे जीवन का सबसे खुशहाल पल भी हो सकता है, जिसे स्वाभाविक रूप से नायक अतिशयोक्ति मानता है। विषय बदलते हुए वह टिप्पणी करता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका जूनियर भी फेओ खेलेगा, और इस बारे में लड़की माफी मांगती है कि उसने रेगो को लड़ाई शुरू करने से नहीं रोका। उसने सच में सोचा था कि दोनों शांति से चीजें सुलझा लेंगे और अंत में वो कुछ नहीं कर सकी। लेकिन सिर्फ यह स्वीकारोक्ति हमारे हीरो के लिए काफी है, इसलिए वो पूछता है कि वह माफी क्यों मांग रही है, क्योंकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और पूछता है कि क्या इसलिए वह उसकी मदद कर रही है। फिर उसके द्वारा किए गए सब कुछ के लिए धन्यवाद करता है। निश्चित रूप से उन तारीफों ने लड़की को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन वो अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। कहती है कि यह उसका कर्तव्य है एक जूनियर के रूप में। रयू हमेशा माओ पर ध्यान देता था और एक दिन भले ही उसने कभी किसी को अपनी एड़ी की चोट के बारे में नहीं बताया, दर्द के बावजूद चलते रहने की कोशिश करते हुए, प्रशिक्षण रोकने के बारे में बुरा महसूस करते हुए रयू प्रकट हुआ, पूछते हुए कि क्या उसके पैर दौड़ने के लिए
लिए ठीक हैं। इसके अलावा हमारा नायक ही एकमात्र था जिसने मदद की पेशकश की, पट्टी लेकर आया। इसलिए नायक के ये कार्य, उसका यह पक्ष निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे माओ ने गहराई से पसंद किया, और यही कारण है कि वह किसी भी स्थिति में उसका समर्थन करेगी, भले ही वह इसे सीधे न कहे। बातचीत पर वापस आते हुए नायक टिप्पणी करता है कि केवल सामान्य राक्षसों को हराना स्तर बढ़ाने के लिए प्रभावी नहीं होगा। इसलिए माओ सहमत होती है कि पहले से देखे गए स्थानों पर जाने से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे अगर वे उसका स्तर बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा स्थान ड्रैगन की घाटी है और वे वहीं जा रहे हैं। बाद में खेल के अंदर एक घाटी के बीच आकाश में ड्रैगनों की भीड़ दिखाई देती है, और सबसे बुरी बात यह है कि उनके पास हथियार और कवच हैं जो उन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं। रयू और आई के सामने 10 से अधिक उन पर हमला करने आते हैं और हीरो टिप्पणी करता है कि संख्या थोड़ी अप्रिय है। माओ समझाता है कि इस जगह का स्तर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होने का कारण उच्च मुठभेड़ दर है। किसी अन्य जगह पर स्तर बढ़ाने में 1 घंटा लग सकता है, लेकिन इस जगह पर यह प्रक्रिया केवल 45 मिनट में पूरी हो जाती है। हालांकि न सब कुछ सहज नहीं है, क्योंकि अचानक नायक की प्रवृत्ति एक चार्जिंग ड्रैगन से सक्रिय हो जाती है। तो जैसे ही वह बचता है, वह अपने क्लब से प्रहार करके पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन न केवल वह चूक जाता है, ड्रैगन मिलकर काम करते हैं। फिर ऊपर से एक और पीछे से प्रकट होता है और हमारे नायक पर हमला करता है, उसे एक प्रहार से उड़ाते हुए। यही इस जगह की कमी है, क्योंकि नायक को इनकी संख्या में सामना करना पड़ेगा, लगातार लड़ते हुए बिना रुके। भले ही वह इसे स्वीकारना नहीं चाहता, नायक समझता है कि वह एक जटिल स्थिति में है। आयामे और वह दोनों अपनी अग्निशक्ति और गति में आत्मविश्वास रखते हैं, और रयू ने सोचा कि वह ठीक रहेगा जब तक वह उन्हें चकमा देता रहेगा, लेकिन उसने इतनी क्षति की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अकेले आयामे के पास भी ड्रैगन के प्रभाव को सहन करने की क्षमता नहीं है। उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन उसी समय उसे एशिज से एक कॉल आया, और सौभाग्य से लाइन के दूसरी तरफ उसके दोस्त से अच्छी खबर थी, क्योंकि उसने अंततः नायक का कवच पूरा कर लिया था। इस मामले में एशिज पूछती है कि हीरो इसे कब लेने आएगा, क्योंकि वह कुछ समय के लिए वहां रहेगी। और इससे पहले कि वह बोलना खत्म करे, हीरो चिल्लाता है कि वह अब भी आ रहा है, जो लड़की को चिंतित करता है, लेकिन वह स्वीकार कर लेती है। रयू माओ को सूचित करता है कि वह डुविल लौट रहा है, जिससे माओ को आश्चर्य होता है। जाहिर है माओ पूछती है कि क्या नायक अब स्तर बढ़ाने में रुचि नहीं रखता, लेकिन नायक स्पष्ट करता है कि उसके पास पहले निपटने के लिए एक प्राथमिकता है। तो आयामे का हाथ पकड़कर वह खुशी खुशी दौड़ता है, कहता है कि एशेज का उपकरण आखिरकार तैयार है, पत्थर से पत्थर पर बच्चे की तरह कूदता है, जिससे माओ के मन में मिश्रित भावनाएं होती हैं, क्योंकि नायक की गति छोड़ने की लड़ाई के समय से तेज थी। बाद में डुविल शहर में लोहार नायक के आने का इंतजार करता रहता है, जब तक कि वह आखिरकार दरवाजा लगभग तोड़ते हुए नहीं आ जाता। हालांकि नायक की दृष्टि में वह थोड़ी देर से आया, लड़की को यह अद्भुत लगता है कि वह तुरंत आ गया, और उसके ठीक पीछे माओ आई, जो इतनी दौड़ने से पूरी तरह थकी हुई थी। लेकिन पहुंचने पर वह देखती है कि रयू कह रहा है कि वह एशेज को इतने लंबे समय बाद देखकर खुश है, जिससे लड़की को बहुत जलन होती है। ये जानना चाहती है कि यह व्यक्ति कौन है। फिर नायक समझाता है कि वह वही निर्माता है जिसने आयामे का उपकरण बनाया, और माओ का भी निर्माता से परिचय कराता है। हालांकि एशेज को बिल्कुल पसंद नहीं है कि रयू लड़की का दोस्त है। माओ भी ऐसा ही महसूस करती है, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी को जलाने के लिए कहती है कि वह हीरो की जूनियर है। फिर एशेज जवाब देती है कि वह हमेशा हीरो के साथ फियो के अंदर हर जगह यात्रा करती है, क्योंकि वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और इसी गर्मजोशी से भरे स्वागत के साथ दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यहाँ तक कि नायक को भी एहसास होता है कि दोनों के बीच एक शत्रुतापूर्ण माहौल है, लेकिन गुस्से से मरते हुए भी वे रयू के सामने अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जिससे नायक थोड़ा निराश होता है, क्योंकि वह चाहता था कि दोनों दोस्त बन जाएं। विषय बदलते हुए नायक तुरंत अपनी कवच देखने के लिए कहता है, और एशेज तुरंत सहमत हो जाती है। कहती है कि यह नायक और आयामे के लिए विशेष रूप से बनाया गया उत्पाद है। 5 मिनट बाद एशेज कवच के साथ आता है और पूछता है कि हमारे नायक को क्या लगता है। आयामे के लिए ये एक पारंपरिक जापानी पोशाक थी, जो स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी लग रही थी, और बिना प्रभाव देखे ही हमारे नायक को यह पहले से ही पसंद है, क्योंकि आयामे इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। एशेज बताती हैं कि यह बॉस की सामग्री के कारण बहुत टिकाऊ है, और इसे विशेष रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह गति को सीमित न करे, जो नायक को अद्भुत लगता है। खैर, नायक एशेज को बुलाता है और उपकरण की अच्छी गुणवत्ता की प्रशंसा करता है। लड़की की मदद के लिए उसका बहुत धन्यवाद करता है। फिर दोनों एक अच्छा पल साझा करते हैं, जहां एशेज भी उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे क्रिम्सन वुल्फ की सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दी, जबकि माओ एक तरफ खड़ा होकर गुस्से से जल रहा है। इसलिए वहां और कुछ न करते हुए जूनियर हीरो को जल्दी से ड्रैगन की घाटी लौटने के लिए खींचता है, जिससे कार्यशाला में नौकर और निर्माता दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते। बाद में युद्ध के मैदान पर आयामे अपनी नई कवच के साथ लड़ने के लिए तैयार है। फिर हीरो उससे कहता है कि वह एशेज से प्राप्त नए उपकरण की शक्ति दिखाए। एक तेज दौड़ में ड्रैगन में से एक लड़की की प्रगति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने नंगे हाथों से खुद का बचाव करने में सफल होती है। आश्चर्यचकित की पोशाक पर एक खरोंच भी नहीं आई, इसलिए नायक भी प्रभावित होता है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एशेज ने कहा था जब उसने चेतावनी दी थी कि यह दिखने में जितना लगता है उससे अधिक मजबूत है। कवच की मजबूती के कारण आयामे कई शक्तिशाली हमलों के बाद भी पूरी तरह से ठीक रहती है, जो पहले से बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि भले ही उसे एशेज पसंद नहीं है, नायक की जूनियर मानती है कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। वैसे भी आयामे ड्रैगनों को अपमानित करती रहती है, और इसी के साथ नायक की ओर से एक मुस्कान और धन्यवाद प्रकट होता है। अब क्योंकि वह बिना अपनी पीठ की चिंता किए चल सकता है, रयू निश्चित रूप से नहीं हारेगा, और चूंकि उसकी इतनी मदद की जा रही है, वह मानता है कि उसे कम से कम एक नई कला दिखानी चाहिए। गिल्ड में ओफील बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी वजह से नायक का अनुभव खराब हो रहा है।
उसे सांत्वना देने के लिए अपोलो कहते हैं कि यह उसकी गलती नहीं है, खासकर जब हम उस नायक की बात कर रहे हैं जो इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। और दूर से रेगो पूरी बातचीत को एक चिड़ी हुई लेकिन जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ सुनता है। युद्ध के मैदान में वापस आया में एक के बाद एक ड्रैगन को नष्ट करती रहती है। अपनी कवच बदलने से पहले उन्हें युद्ध के दौरान रक्षा करने के बारे में सावधानी से सोचना पड़ता था, लेकिन जब तक इसमें यह मजबूती है, नायक को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। खासकर अब वह इस मिशन का उपयोग शांति से स्तर बढ़ाने के लिए कर सकता है। लेकिन माओ को यह किसी स्तर बढ़ाने वाले व्यक्ति की तुलना में एक राक्षस हत्यारे का चेहरा अधिक लगता है। वैसे भी अब रयू कहता है कि यह उसकी नई कौशल का उपयोग करने का समय है। अचानक जमीन पर एक जादुई चक्र प्रकट होता है जिससे उसके जूनियर को आश्चर्य होता है, और इसके साथ ही कई बर्फीली तलवारें जादुई चक्र के माध्यम से बुलाई जाने लगती हैं। यह दृढ़ विश्वास की तलवार है जो अभी सक्रिय हुई है, जिससे माओ अविश्वास में है क्योंकि उसने कभी ऐसी कौशल नहीं देखा। जबकि विश्वास की तलवार एमपी को आक्रमण शक्ति में बदलती है, दृढ़ विश्वास की तलवार नायक के मना को 10 उड़ती तलवारों में बदल देती है। इसलिए वह चिल्लाता है कि यह लड़ाई आसान होगी और प्रत्येक राक्षस पर एक तलवार फेंक कर हमला शुरू करता है। और उनमें से प्रत्येक जब एक ड्रैगन उसे आधे में काटने में सफल होता है, जिससे माओ डर जाता है। एक एक करके छिपकली पुरुष इस अग्निशक्ति के सामने गिर रहे हैं, जिससे लड़की को आश्चर्य होता है कि क्या नायक वास्तव में एक पुजारी होना चाहिए था। वैसे भी एक निश्चित बिंदु पर नायक की पीठ एक छुपे हुए हमले के लिए खुली होती है। फिर एक ड्रैगन अपनी अधिकतम शक्ति का उपयोग करके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है क्योंकि जहां एक दृढ़ता की तलवार थी वहां एक ढाल भी थी। ये दृढ़ता की ढाल है जो दृढ़ता की तलवार का रक्षात्मक संस्करण है। इसके अतिरिक्त नायक ढाल पर खड़ा होकर हवा में उड़ सकता है, जिससे वह मूल रूप से MMORPG दुनिया का अलादीन बन जाता है। माओ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही है, और जब तक सिस्टम में कोई खामी है, नायक दावा करता है कि वह ऐसे काम करता रहेगा। इसके अलावा वह अपनी राजदंड को भी बुलाता है ताकि दोनों शक्तियों को मिला सके, और ढाल से कूदकर वह ऊंचाई का लाभ उठाकर सभी राक्षसों को एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हें जमीन पर एक अत्यंत शक्तिशाली हमले से कुचल देता है। इस प्रकार 5 छिपकली पुरुषों को एक ही समय में नायक की अग्नि शक्ति से मारा गया। और दुर्भाग्य से उनके लिए नायक के पास अभी भी और बुरी खबर है, क्योंकि हवा में लड़ने में सबसे सक्षम वास्तव में आईयान है। इसी वजह से लड़की एक ढाल पर कूद जाती है, जबकि हमारा नायक समर्थन के रूप में काम करता है, और इस तरह एक से दूसरे पर तेज गति से छलांग लगाते हुए वह हर उस राक्षस को हरा देती है जो सामने आता है, खुद को और अधिक आगे बढ़ाते हुए। माओ इस रणनीति से दंग रह जाती है, जिसमें ढालों को प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ किसी ने कभी नहीं किया। इसलिए उसके लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि नायक वास्तव में फेओ का असली जीनियस है। इस समय रयू स्तर 43 पर है, जो दिखाता है कि यह स्तर बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्थान है, लेकिन उसके पास एक और भी बेहतर स्थान का विचार है, और वह मानता है कि इस विधि को आजमाना उचित है, क्योंकि अगर यह काम करती है तो उसकी प्राप्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। अधिकांश राक्षसों को हराने के बाद नायक एक खतरनाक अभिव्यक्ति बनाता है, क्योंकि वह कुछ दिलचस्प सोचता है। फिर वह माओ से कहता है कि उसे एक एहसान मांगना है। रयू उससे पूछता है कि क्या क्षेत्र में अन्य खिलाड़ी हैं, और यदि हैं तो उन्हें क्रॉस फायर से बाहर ले जाएं। माओ कहती है कि वह ऐसा कर सकती है, लेकिन कारण पूछती है। फिर नायक कहता है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो मुख्य घटना का इंतजार करना और देखना बेहतर होगा, जो स्पष्ट रूप से लड़की को चिढ़ाता है। लेकिन जोर देने के बजाय वह सिर्फ रयू से जल्दी करने के लिए कहती है। अब जब पहला चरण पूरा हो गया है तो नायक कहता है कि आईयान इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नायक चाहता है कि वह सभी छिपकली पुरुषों को घाटी में उसकी स्थिति की ओर आकर्षित करे, लेकिन उन पर हमला किए बिना। और जब वह पूछता है कि क्या वह ऐसा कर सकती है, तो सेविका पूरी तरह से उपलब्ध हो जाती है, बिना पीछे देखे दौड़ पड़ती है। रयू टिप्पणी करता है कि ऐसी प्यारी लड़की से यह कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि उसके नए उपकरण के साथ उसकी रक्षा बहुत बढ़ गई है, नायक को विश्वास है कि कोई समस्या नहीं होगी, और सबसे बढ़कर उसे विश्वास है कि उसकी सेविका इसे अच्छी तरह संभाल लेगी। जब वह दौड़ रही होती है, अचानक एक राक्षस आईयान को देख लेता है, तो लड़की विपरीत दिशा में दौड़ने लगती है। जाहिर है छिपकली आदमी लड़की पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आसानी से बच जाती है और दौड़ती रहती है, जिससे और अधिक राक्षस उसका पीछा करने लगते हैं। इस बीच निर्धारित स्थान पर माओ घोषणा करती है कि आसपास कोई और नहीं है, और वह जल्द ही एक आने वाली आवाज से चौंक जाती है, लेकिन वह आवाज आईयान की वजह से आ रही छिपकली आदमियों की पूरी भीड़ की है। और कुछ ऐसा ही नायक चाहता है, इसलिए वह सेवक को अच्छे काम के लिए धन्यवाद देता है और अपने क्लब को बुलाता है, क्योंकि अब मुख्य कार्यक्रम जारी रखने का समय है। अपने हथियार के साथ नायक उसे उठाता है और जमीन पर पटकता है, जिससे एक गड्ढा बनता है जो हवा में राक्षसों के रास्ते में कई चट्टानों को उड़ाता है। तो अप्रत्याशित रूप से वे उन पर हमला होने लगता है और हार जाते हैं, जिसे माओ वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता। इस प्रकार इस रणनीति के साथ पूरी भीड़ को आसानी से समाप्त कर दिया जाता है, और चूंकि यह काम कर गया, नायक बहुत डींग मारता है, खुद को छिपकली मछुआरा कहता है। भले ही उसका चेहरा दयनीय हो, माओ मानता है कि उन्हें एक जगह पर लाना एक प्रभावी तरीका था। जबकि आईयान राक्षसों का ध्यान भटकाता है, नायक उन्हें हराता है, और उसके बाद वे बड़ी संख्या में फिर से प्रकट होते हैं। इसलिए यह एक आदर्श अनंत चक्र है जो नायक के लिए नोबेल पुरस्कार के योग्य है, और माओ के लिए शायद राक्षसों के लिए थोड़ा अनुचित है, यह देखते हुए कि रयू कितना आनंद ले रहा है। आखिर में लड़का बहुत पसीना बहाता है, लेकिन अब वह पहले जितना अनुभव नहीं प्राप्त कर रहा है। तो नायक पूछता है कि क्या आसपास कोई बॉस है, और माओ हाँ में जवाब देता है, ये कहते हुए कि यह घाटी के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। हालांकि उसे वहां तक जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अचानक एक बड़ी हवा का झोंका खिलाड़ियों को लड़खड़ाने पर मजबूर कर देता है, और जैसे जैसे समय बीतता है ये केवल और मजबूत होता जाता है, क्योंकि यह हवा क्षेत्र के बॉस के आगमन का संकेत देती है। स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित माओ पूछता है कि यह राक्षस यहाँ क्यों है, लेकिन तथ्य यह है कि क्षेत्र का बॉस यहीं मौजूद है। फिर नायक टिप्पणी करता है कि यह वही है जिसकी आप एक गेम के बॉस से उम्मीद करेंगे, और
अपनी पूरी क्रोध दिखाते हुए ये विशाल लाल ड्रैगन गरजता है, युद्ध के मैदान पर जबरदस्त दबाव डालता है। धुएं के बादल से जो इसके उतरने के साथ प्रकट हुआ, राक्षस का शरीर पूरी तरह से प्रकट हो जाता है और अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हुए ये फिर से दहाड़ता है। माओ अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि ये वहां क्यों है और जाहिर है कि ये वास्तव में गहरे क्षेत्र का बॉस है। सामान्यतः ये बॉस बाहरी इलाके में दिखाई देता है, क्षेत्र से थोड़ी दूर, इसलिए इसका यहाँ स्वाभाविक रूप से आना असंभव होना चाहिए। हालांकि चूंकि नायक ने कई छोटे राक्षसों को पराजित किया, बॉस उन्हें बदला लेने आया, जो रयू के लिए सबसे अच्छा मामला था, खासकर क्योंकि एक बार जब वह इस व्यक्ति को हरा देगा तो उसका स्तर बढ़ने की प्रक्रिया काफी बढ़ जाएगी। इससे पहले कि वे हमला कर सकें, राक्षस उड़ान भरता है, जिससे एक शक्तिशाली हवा का झोंका उठता है और बिना किसी हिचकिचाहट के आग के ड्रैगन का पहला हमला उसके मुंह से एक विशाल आग का विस्फोट छोड़ना है। इसलिए यहाँ तक कि नायक भी उत्साहित हो जाता है, क्योंकि यही एक ड्रैगन को करना चाहिए। हमले के जवाब में रयू अपने लिए और अपनी सेविका के लिए दृढ़ता की ढाल बुलाता है, और क्योंकि वह आग की सीमा में थी, माओ को अपनी जान बचाने के लिए खुद ही दौड़ना पड़ता है। इसलिए वह नायक पर चिल्लाती है कि सुनिश्चित करें कि हमले नीचे न आए। फिर से उस पर लड़ाई में वापस राक्षस अपने मुंह से और अधिक आग छोड़ने लगता है, लेकिन इस बार प्रोजेक्टाइल के रूप में। इसलिए नायक हताश हो जाता है। हमलों के बीच बहुत ही कम देरी के साथ, लेकिन भले ही यह कठिन है, वह बचता रहता है। और जब उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सामान्य हमला है, तो लड़के की चिंता बढ़ जाती है। माओ समझाते हैं कि यह एक बॉस है जिसे कम से कम 4 लोगों द्वारा हराया जाना चाहिए। इसलिए यह समझते हुए कि सावधानी से काम नहीं चलेगा, नायक अपने दृढ़ विश्वास की तलवार को बुलाता है ताकि पहले राक्षस की दृष्टि को खत्म किया जा सके। हालांकि हमलों के लगने से पहले राक्षस अपनी सुरक्षा को कड़ा कर लेता है और आखिरी क्षण में अपने पंख फैला देता है, जिससे तलवारें तेज हवा के साथ उड़ जाती हैं। इसके साथ रयू को एहसास होता है कि ड्रैगन को हवाई युद्ध में असली फायदा है, लेकिन एक बार जब नायक उसे जमीन पर खींच लेता है तो वह निर्णायक प्रहार कर सकेगा। रणनीतियों के बारे में सोचते हुए अचानक नायक शरारती ढंग से हंसता है, कुछ याद करते हुए जो काम आ सकता है। इसलिए वह तैयारी शुरू करता है और जैसे ही वह खत्म करता है, शो शुरू करने का फैसला करता है। एक बार फिर नायक दृढ़ता की तलवार का उपयोग करके हमला करता है। इसलिए माओ सोचता है कि नायक को पहले से ही पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। वास्तव में होता यह है कि ड्रैगन सभी तलवारों को मोड़ देता है। हालांकि यही तो हमारे नायक चाहता था, क्योंकि अब वह अपनी कौशल रिलीज का उपयोग कर सकता है। अचानक एक विशाल कुनाई जमीन में धंस जाती है और इसके साथ ही कई जंजीरें राक्षस के ऊपर उड़ती हैं, जब तक कि स्वाभाविक रूप से वे उसके शरीर के चारों ओर लिपटने नहीं लगती। और जैसे ही अधिक एंकर जमीन में लॉक हो जाते हैं, बॉस पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। रयू इस सफलता से कितने खुश हैं, ये मुश्किल से मना सकते हैं। रिलीज एक कौशल है जो एक जादुई क्षमता की विशेषता को उजागर करता है। तो नायक ने तलवार को जादुई बंधन के साथ जंजीर में बदलने के लिए दृढ़ता की तलवार का उपयोग किया। शुरू से ही नायक इसे रोकने की योजना बना रहा था, क्योंकि ड्रैगन हमेशा उसके हमलों से बचता था। इसलिए रयू ने इस क्षमता को दृढ़ता की तलवार के रूप में छुपाया। वैसे भी रयू जानता है कि ड्रैगन ज्यादा देर तक बंधा नहीं रहेगा, लेकिन जब तक ये कम से कम 30 सेकंड तक स्थिर रहता है, इसका खेल खत्म है। ढालों पर सवार होकर यान बिना किसी दया के राक्षस पर तेजी से हमला करना शुरू कर देता है, और रयू भी वही करता है, लेकिन और भी अधिक उत्साह के साथ ड्रैगन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, बिना उसे पलटवार करने का कोई मौका दी। इस जीत के साथ नायक टिप्पणी करता है कि काम लंबा था, लेकिन सही समय पर आया, और इस तरह वह कई बार स्तर बढ़ाता है। अंततः नायक कुछ समय तक अटका रहने के बाद स्तर 49 पर पहुंचता है, और अब उसे केवल एक और स्तर की आवश्यकता है। इसके बाद उसे केवल चौथे शहर जाना है, जिसे कैट लेवल कहा जाता है। अब तक की हर चीज के लिए नायक माओ को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है, कहते हुए कि उसके प्रति उसकी कृतज्ञता है। ड्रैगन वैली में वापस उन सभी लड़ाइयों के बाद परिदृश्य काफी बदल गया है। अगले दिन पक्षी गा रहे हैं, लेकिन नायक बेहद चिढ़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माओ एक बहुत महत्वपूर्ण विवरण बताना भूल गई। वो ये बताना भूल गई कि कटलेविल तक पहुंचने के लिए जिस मैदान को पार करना है, वो वास्तव में बहुत बड़ा है, और इस कारण से शहर तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। इस स्थिति में नायक पूछता है कि अगर वहां स्तर बढ़ाने की प्रक्रिया धीमी हो तो वे क्या करेंगे, और माओ जवाब देती है कि उन्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में लोग 10 घंटे से कम समय में शहर पहुंचने में सफल रहे हैं। तो नायक इसके बारे में थोड़ा सोचता है, क्योंकि सिर्फ 10 घंटे भी असुविधाजनक हैं। तब तक उसे सिस्टम की जांच करने का विचार आता है, क्योंकि उसने स्तर बढ़ाने के बाद एक नया जादुई कौशल सीखा है। उनमें से हैं ग्रेट ग्लाइडिंग ईगल और अर्थ ड्रैगन, जिन्हें इयान की तरह ही बुलाया जा सकता है। तो नायक पहले अर्थ ड्रैगन को बुलाकर इसे आजमाने का फैसला करता है, और जल्दी ही राक्षस जादुई चक्र से जमीन पर प्रकट होता है, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। डायनासोर होने से रयू, जो इसे पसंद करता है, और माओ, जो इसे नापसंद करती है, के बीच दोहरी प्रतिक्रिया होती है। फिर नायक उसके प्रतिक्रिया का कारण पूछता है, और लड़की जवाब देती है कि उसे बस सरीसृप पसंद नहीं है। इस मामले में नायक टिप्पणी करता है कि उसे साथ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह जोर देती है कि वह आएगी। आखिरकार अगर वह उस डायनासोर पर चढ़ जाती है तो उनके पास एक दूसरे के बहुत करीब होने का मौका होगा। तो पृथ्वी ड्रैगन पर सवार होकर नायक उम्मीद करता है कि इसकी गति कम से कम 1 कार के बराबर हो, लेकिन जैसे ही राक्षस दौड़ना शुरू करता है, उसकी उम्मीदें पूरी होती हैं, और यहाँ तक कि उससे भी अधिक होती हैं, क्योंकि यह बहुत तेज है। यह निश्चित रूप से एक बुलेट ट्रेन की तरह है, कार की तरह नहीं। फिर नायक उस पल का आनंद लेता है जब तक कि माओ उसका ध्यान नहीं खींचता, उसे आगे एक बड़े गड्ढे के बारे में चेतावनी देता है, और क्योंकि अर्थ ड्रैगन समय पर नहीं रुक सकता, वे सभी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। माओ के लिए यह अनुभव इतना भयानक था कि इसे रोलर कोस्टर से तुलना की जा सकती है। वैसे गड्ढा केवल आकाश से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह इसके बारे में सोचता है, नायक देखता है कि उनके पास एक विशाल पेड़ है। अचानक उस वनस्पति से एक विशाल लाल ड्रैगन, जो पेड़ से भी बड़ा है, गरजता हुआ प्रकट होता है। फिर माओ समझाता है कि यह सबसे शक्तिशाली ड्रैगन है, जिसे शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ियों ने हराया था।
स्वाभाविक रूप से नायक मानता है कि यह वही ड्रैगन था जो उस विशाल गड्ढे के लिए जिम्मेदार था। हालांकि लड़की इस विचार को नकारती है, ये कहते हुए कि अगर ऐसा होता तो गड्ढा ऐसा नहीं दिखता। इस स्थिति में वह जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि अगर यह नहीं था तो किस राक्षस ने इसे बनाया। जब तक उसे कुछ ऐसा एहसास नहीं होता जो स्पष्ट था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। इस पूरे समय हालांकि ये गड्ढे जैसा दिखता था, वे वास्तव में ड्रैगन के पद चिन्ह के अंदर खड़े थे। ये इस क्षेत्र का शासक है और ये वही है जो कटलेवियल के रास्ते में खड़ा है। और इस तरह से जिस विशालकाय राक्षस की वे बात कर रहे थे, वह धीरे धीरे पास आने लगता है जब तक कि वह समूह के ठीक सामने नहीं रुक जाता। अब कटलेवियल की ओर बढ़ने के लिए हमारे नायक को जायंट के नाम से जाने जाने वाले बॉस का सामना करना होगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप अगला भाग नहीं चूकना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करें और